नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सभी को आप सभी का आज के इस वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और हम लोग हर दिन सुनते हैं कि एफआईस डीआईस की पोजीशन किस तरीके से एफआईस की पोजीशंस रेलेवेंट है हमारे लिए, क्या वो लॉन्ग रोल ओवर्स कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी शॉर्ट पोजीशन बन रही है, उसे हम किस तरीके से समझें। यानी वो जो लॉन्ग पोजीशन या लॉन्ग बिल्डअप है, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। अलग अलग पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे एफआईज हैं, रिटेल्स हैं, डीआईज हैं, प्रोप्राइटरी अकाउंट्स हैं। इन सब की ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, इन सब की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ये डेटा कहाँ से हमें मिल सकता है, ये रेलेवेंट है कि किस तरीके से हम इस डेटा को फाइंड आउट करें, और वो भी फ्री सोर्स से आपको ये डेटा कैसे मिल सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो एफआईस की कैश का डेटा आता है, जैसे आप वेरियस मीडिया चैनल्स पे हर दिन सुबह सुनते होंगे कि आज एफआईस ने कैश में इतना बेचा, डीआईज ने इतना खरीदा। तो उसे हम कैसे इंटरप्रिटेशन उसकी करें और किस तरीके से उसे हम लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करें, ये सब हम करंट अक्टूबर सीरीज में जो मार्केट गिर रही है उस डेटा से हम कोरिलेट करके उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो डेटा ये सिग्नल दे रहा है कि क्या मार्केट बॉटम आउट हो रही है या मार्केट और गिर सकती है, या किस तरीके के सिग्नल्स हैं और कैसे हमें इसे समझना चाहिए। जैसे अभी हम लोग हर दिन देख रहे हैं कि मार्केट में सुबह सुबह ओपनिंग में बाउंस आता है, क्लोजिंग में मार्केट गिर जाती है। तो क्या हम इसे जो ओपनिंग बाउंस है इसका हम फायदा कैसे उठा सकते हैं, इस डेटा को हम किस तरीके से देख के ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो आज का मेन अपना डिस्कशन पॉइंट होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डेटा सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, यानी आपको ये डेटा कहाँ से मिल सकता है, और वो भी फ्री सोर्स हमारे लिए क्या पॉसिबल है जहाँ से हम ये डेटा ले सकते हैं। तो हम एफ आईज के कैश की डेटा और डी आईज की एक्टिविटीज़ का डेटा को, इनफैक्ट आज 23 तारीख का डेटा हम निकाल करके देखेंगे कि किस तरीके से वो डेटा की क्या इंटरप्रिटेशन आ रही है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि लाइव डेटा के साथ साथ आपको हिस्टोरिकल डेटा कैसे मिले, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा से ही आप करंट डेटा को कंपेयर करके फिर एक कंपेरेटिव एनालिसिस निकाल सकते हैं कि 22 तारीख को ये पोजीशन थी और 23 तारीख को ये पोजीशन बनी, तो लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस में क्या चेंजेस आए, उसका इम्पैक्ट अगले दिन क्या होगा। इसके लिए हमें हिस्टोरिकल डेटा भी चाहिए। तो हम ये भी समझेंगे कि हिस्टोरिकल डेटा हम कैसे फाइंड करें और आज का डेटा हम कैसे पुल करें, और वो भी फ्री सोर्स से हमें कैसे ये मिल सकता है। अभी करंट सिचुएशन में एफआईज की क्या आउटस्टैंडिंग पोजीशन है। जैसे एफआईज जो हैं वो स्टॉक्स में भी ट्रेड करते हैं, वो इंडेक्स में भी काफ़ी एक्टिव होते हैं, ऑप्शंस में भी काफ़ी एक्टिव हैं, और कैश सेगमेंट में भी आप देखते हैं कि उनका हर दिन 5,000 करोड़, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ ऐसे बाइंग या सेलिंग फिगर आ रही है। तो ये जो डेटा है वो करंट सिचुएशन में अक्टूबर सीरीज में किस तरीके का डेटा बना हुआ है और उसका क्या आउट इंटरप्रिटेशन हो सकती है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो, यानी एफ आई की लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, इस रेशियो से हमें किस तरीके से फायदा हो सकता है, ये रेशियो देख करके आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इंट्राडे के साथ साथ कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को भी समझ सकते हैं। जैसे कई ऐसे ट्रेडर्स होंगे जिनके पास एफ की लॉन्ग पोजीशंस कैरी हो रही होगी, या कई ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो कैश मार्केट में जिनके पास डिलीवरी की पोजीशंस होगी। तो आप एफ की लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस देख करके और ख़ास तौर से कैश मार्केट में उनकी बाइंग या सेलिंग पोजीशन देख करके आप कुछ हद तक डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट यहाँ से और गिरेगी, या मुझे अपनी डिलीवरी पोजीशन रखनी चाहिए, या लेना चाहिए या बेचना चाहिए। ये सब काफ़ी हद तक हमें आइडिया इन डेटा को देख करके लग सकता है। रोल ओवर पोजीशंस, यानी कि हर मंथ के एंड में जैसे आप देखते हैं कि पोजीशंस रोल ओवर होती है करंट एक्सपायरी से अगली एक्सपायरी में, तो उस समय एफआईज ने क्या किया है, लॉन्ग रोल ओवर्स किया है या शॉर्ट रोल ओवर्स किया है। रिटेल पार्टिसिपेंट जैसे जो छोटे ट्रेडर्स हैं, उन्होंने अपनी पोजीशंस को किस तरीके से अगले एक्सपायरी में मूव आउट किया है, उसके हिसाब से अगले एक्सपायरी की मूवमेंट बहुत हद तक डिपेंड करती है। अगर एफआईज अपनी पोजीशंस को लॉन्ग लेकर के जा रहे हैं, यानी बाय पोजीशंस को ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली ऐसा देखा गया है कि जिस मंथ में उनकी लॉन्ग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड है
वो मंथ नॉर्मली पॉजिटिव की तरफ रहता है। बट अगर किसी कारण से, किसी न्यूज़ फ्लो के कारण उस मंथ में गिरावट आ जाती है, तो लॉन्ग लिक्विडेशंस का बहुत बड़ा रिस्क स्टार्ट हो जाता है। जैसे अक्टूबर सीरीज में आप देखिएगा, तो अभी हम डेटा में डिस्कस करेंगे, सितंबर से अक्टूबर सीरीज में एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई थी रोल ओवर्स में। और उसके बाद जो सेबी की तरफ से न्यूज़ आई कि हम जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसे हम बंद कर रहे हैं, हम मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। और उसी समय से सारा का सारा डेटा, जिस दिन आपको वो न्यूज़ आई उसके अगले दिन से ही डेटा में चेंजेस देखने को मिला है। और वहां से जो लॉन्ग पोजीशंस थी वो मूव होकर के शॉर्ट पोजीशन की तरफ चली गई, और लास्ट 7-8 दिनों से वो कंटिन्यूअस शॉर्ट पोजीशन की तरफ मूव हो रही है। और मार्केट में गिरावट इतनी तेज इसलिए आ रही है क्योंकि लॉन्ग लिक्विडेशंस हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ इवेंट, बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल टेंशंस। तो ये सब चीज़ों को, डेटा को देख के हम इसका इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से जो स्ट्रॉन्गर हैंड्स हैं, जो एफआईज हैं, उनका क्या मार्केट सेंटिमेंट है, उनका क्या मार्केट आउटलुक है। ये रोल ओवर डेटा और करंट रेकरिंग डेटा को देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं। डीआई एक्टिविटी, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज हो रही है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और अक्टूबर में किस तरीके से आने वाले एक वीक में मार्केट का मूवमेंट हो सकता है, और फिर इन सब डेटा का हम एक्सेल में एनालिसिस करेंगे। अब हमारे लिए ये डेटा क्यों काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट है, क्योंकि एफआईज और डीआईज ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड मार्केट में प्ले करते हैं फ्लो ऑफ फंड्स के लिए। क्योंकि मार्केट में जो भी फ्लो ऑफ फंड्स देखा जाता है वो ज़्यादातर आइदर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स की एसआईपी है, या वहाँ पे एक बड़ा फंड्स कलेक्ट होकर के मार्केट में इन्वेस्ट होता है। तो म्यूचुअल फंड्स का जो फ्लो फंड है वो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट हो जाता है हमारी ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि फ्लो ऑफ फंड्स मार्केट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये जानना जरूरी है। दूसरा, एफआईज जो बाहर से फंड्स आ रहे हैं, उसमें दो तरीके के फंड्स आते हैं। एक तो आती है शॉर्ट टर्म फंड्स, और एक आता है लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स वो हो गया जो कैश में इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो कैश का फिगर्स आप देखते हैं कि कैश में इतना बाइंग या सेलिंग है, वो एक तरीके से लॉन्ग टर्म फंड्स हो गया। और शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं जो बेसिकली एफएनओ में बाइंग एंड सेलिंग की फिगर दिखती है, वो शॉर्ट टर्म फंड्स हो गए। तो हमें दोनों को देखना होगा कि क्या किस तरीके से शॉर्ट टर्म फंड्स मूव कर रहा है और लॉन्ग टर्म फंड्स मूव कर रही है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म फंड्स है, यानी कि जो कैश की फिगर है वो ज़्यादा रेलिवेंट है कंपेयर टू एफएनओ की फिगर। अगर कैश में अगर आप देख रहे हैं कि हर दिन सेल फिगर आ रही है एफआईज और डीआईज दोनों की, कंबाइंड नेट, कंबाइंड नेट वो इंपॉर्टेंट है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे इसे देखना है। कंबाइंड नेट का मतलब ये हो गया कि सपोज आप ये देखते हैं कि एफआईज ने 10,000 करोड़ की सेलिंग करी और डीआईज ने 12,000 करोड़ की बाइंग करी, तो कंबाइंड नेट मार्केट में 2,000 करोड़ का पॉजिटिव फ्लो हुआ। तो ये एक तरीके से अच्छा साइन है। बट अगर ऐसा हुआ कि एफआईज की तरफ से 10,000 करोड़ की सेलिंग है और डीआईएस की तरफ से 8,000 करोड़ की बाइंग है, तो 2,000 करोड़ की नेट आउटफ्लो हुआ मार्केट से, ये एक नेगेटिव साइन है। तो इस तरीके से हम डेटा को आगे पूरे तरीके से समझेंगे और ये सब पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, वो आप इन द मीनवाइल अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, वहां पे आप अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, हम अपने आपके क्वेश्चंस के आंसर लास्ट में लेंगे। अब एफआईज डेटा को समझने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो हमें डेटा चाहिए कि वो डेटा कहाँ है, उसका सोर्स क्या है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने नोट डाउन किए हैं कि इस प्रोसेस से अगर हम चलेंगे तो इस एफआईज के डेटा को प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, डेटा कलेक्शन, हमारे पास डेटा होना चाहिए। दूसरा, उस डेटा से हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। जैसे हम प्राइस के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि हायर हाइज बन रहे हैं, लोअर लोज बन रहे हैं, उसी तरीके से एफआईज के डेटा को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए वैल्यूज देखनी होगी कि हर दिन जो वैल्यूज है कैश में, सपोज बाइंग की फिगर्स ज़्यादा हो रही है या सेलिंग की फिगर्स ज़्यादा हो रही है, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। सपोज कीजिए लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 0.9 था, 0.9 से 0.8 आ गया, 0.7 आ गया, या तो इस तरीके से लॉन्ग शॉर्ट रेशियो का भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर शॉर्ट पोजीशन बढ़ रही है इसका मतलब मार्केट में वीकनेस और बढ़नी चाहिए। करंट सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि एफआईज की तरफ से रेगुलर शॉर्ट पोजीशन बढ़ाई जा रही है,
और अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट कवरिंग नहीं हो रही, यानी शॉर्ट पोजीशंस कट नहीं रही है, वो इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में अभी आने वाले समय में वीकनेस बनी रहेगी। ये सब डेटा से अभी हम समझेंगे, बट तो ये यहाँ पे ये पॉइंट है कि डेटा को कलेक्ट करना है, उससे हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। फिर हमें कॉरिलेशन विद द मार्केट इंडेक्स, यानी कि जो डेटा बन रहा है उसे हमें कॉरिलेट करना है मार्केट के इंडेक्स के साथ। यानी कि अगर सपोज कीजिए अभी हम हर दिन देख रहे हैं कि एफआईज का डेटा नेगेटिव डेटा आ रहा है, आज भी देखेंगे तो शायद 8-10 हज़ार करोड़ की सेलिंग है। इनफैक्ट अभी मैं एनएससी के वेबसाइट में जाके हमें देखना होगा क्या डेटा आया है। मोस्ट लाइकली 5 या 7 हज़ार करोड़ की एफआईज की तरफ से सेलिंग है, डीआईज की तरफ से नेट बाइंग है। तो उसे हमें कॉरिलेट करना पड़ेगा मार्केट की डायरेक्शन के साथ। आप हमेशा ये देखिएगा मार्केट में कि अगर एफआईज और डीआईज दोनों का नेट मिला करके अगर पॉजिटिव है तो उस दिन मार्केट बहुत ज्यादा गिरती हुई नहीं दिखेगी, फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव दिखेगा। बट अगर दोनों की फिगर नेट नेगेटिव है, यानी कि एफआईज की फिगर सपोज कीजिए 10 हज़ार करोड़ की सेलिंग है और डीआईज की 8 हज़ार करोड़ की बाइंग है, तो नेट 2 हज़ार करोड़ नेगेटिव है। तो ऐसे सिचुएशन में आप देखेंगे कि मार्केट में सेलिंग ज्यादा आएगी और अगले दिन चांसेस है कि मार्केट नेगेटिव खुलने के। तो इस तरीके से कॉरिलेशन विद द मार्केट इंडेक्स, यानी कि जो भी डेटा है उसे आपको मार्केट के इंडेक्स से कॉरिलेट करना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है, मैं खास तौर से सितंबर का एग्जांपल्स के थ्रू अभी हम समझेंगे। सितंबर में क्या हो रहा था कि मार्केट स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर में गिर रही थी और उस समय एफआईज और डीआईज का कंबाइंड फिगर पॉजिटिव आ रहा था, कंबाइंड फिगर पॉजिटिव आ रहा था। तो उसका मतलब ये हुआ कि मार्केट गिर रही है, प्राइस एक्शन नेगेटिव है, बट जो फ्लो ऑफ फंड्स है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब मार्केट में गिरावट नहीं आएगी, मार्केट जस्ट बाय ऑन डिप वाली सिचुएशन बन रही है। और उसके बाद 24,700-800 से मार्केट 26,000 तक गई और फिर 26,000 से वापस अभी हम 24,400 के आसपास आए हैं। तो वो सितंबर का डेटा भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से सितंबर में क्या डेटा बन रहा था और अक्टूबर में किस तरीके से वो डेटा बन रहा है, ताकि हम एग्जांपल्स के थ्रू समझ पाएं कि किस उस डेटा को कैसे हमें पढ़ना है और कैसे हमें लाइव मार्केट में यूज करना है। सेंटिमेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस का मतलब हो गया कि जो डेटा बना उसमें एफआईज का हमें दो दो डेटा एक्सचेंज देती है, और हम लोग काफ़ी लकी हैं कि हमें एक्सचेंज इस तरीके का डेटा प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि ये डेटा हमें इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में नहीं मिलते हैं। और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में अगर आपको लेना होता है, सपोज आप नैस्डैक है या फिर अगर आप डॉ जोन्स या जापानीज मार्केट का अगर ये डेटा लेना चाहें तो काफ़ी हैवी आपको वहाँ पे कॉस्ट देनी पड़ती है। तो दो डेटा हमें बेसिकली एनएससी देता है, एक तो पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा, पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा, और दूसरा पार्टिसिपेंट वाइज वॉल्यूम डेटा। मार्केट में दो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज हैं, एक तो ओपन इंटरेस्ट जो डेरिवेटिव की पोजीशंस बन रही है, दूसरा वॉल्यूम्स, यानी कौन वॉल्यूम कर रहा है मार्केट में, ज्यादा वॉल्यूम एफआईज कर रहे हैं या ज्यादा वॉल्यूम डीआईज कर रहे हैं, और किस तरीके से उनकी एक्टिविटी बढ़ी हुई है, यानी मार्केट गिर रही है तो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। ये एक तरीके से हम सेंटिमेंटल एनालिसिस में करते हैं। और तीसरा फिगर आपको एफआईएस और डीआईएस की कैश मार्केट की फिगर आती है। तो ये तीनों फिगर को अगर आप अच्छे से एनालिसिस करना समझ में आ जाए तो एक आप ब्रॉडर ट्रेंड निकाल सकते हैं फ्लो ऑफ फंड का, सेंटिमेंट्स का, और इसके साथ साथ फिर आपके पास चार्ट्स तो होते ही हैं, टेक्निकल एनालिसिस करके आप उसको कंबाइन करके एक फेयर आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो सेंटिमेंटल एनालिसिस में हम समझेंगे कि जो पार्टिसिपेंट्स वाइज वॉल्यूम का डेटा होता है, पार्टिसिपेंट्स वाइज वॉल्यूम का जो डेटा होता है उसे हमें कैसे पढ़ना है और उसका क्या क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है। अब ये जो डेटा है, ये जो डेटा हर दिन चेंज होता है, यानी कि 22 तारीख का कुछ और डेटा होगा, 23 तारीख का जो आज का डेटा है वो पोजीशंस चेंज हुई होगी लाइव मार्केट में। 24 तारीख जो कल है उस दिन भी डेटा में कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि नई पोजीशंस बनी होगी, नई पोजीशंस कटी होगी। तो हमें हर दिन पोजीशंस की मॉनिटरिंग करनी है और उसके हिसाब से ये चेक करते रहना है कि किस तरीके से डेटा चेंज हो रहे हैं। आपका लाइव मार्केट में हर सेकेंड्स पोजीशंस बनती या कटती है। तो आपके लिए बहुत रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट है कि पोजीशंस में जो चेंजेस हैं उसका आपको आइडिया होना चाहिए और उसके हिसाब से आप अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। नेट पोजीशंस इंपॉर्टेंट है, ट्रैकिंग द चेंजेस इंपॉर्टेंट है, कंपेरेटिवली कंपेरेटिव एनालिसिस, कंपेरेटिव एनालिसिस का मतलब चार पार्टिसिपेंट्स हमारे लिए हैं जो स्टॉक मार्केट में एफएनओ में ट्रेड करते हैं, और उन चार पार्टिसिपेंट्स में जैसे आप लोग जानते हैं कि एक रिटेल प्लेयर हो गया, दूसरा एफआईज हो गए, डीआईज हो गए और चौथे प्रोप्राइटरी हो गए। तो इन चारों में कंपैरेटिव एनालिसिस किस तरीके से कौन सा प्लेयर
किस सेंटिमेंट के साथ मार्केट में ट्रेड कर रहा है, और उसका फिर कॉरिलेशन विद द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। तो इन स्टेप्स में हम बेसिकली एफआईज डेटा की एनालिसिस करते हैं, और इसी स्टेप्स के थ्रू हम एक मार्केट को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का क्या ट्रेंड बन रहा है। अब जैसे हम ये समझ लेते हैं कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, इसमें हमारे पास दो तरीके का मार्केट है। एक तो हमारे लिए डेरिवेटिव मार्केट है जिसे हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस का मार्केट बोलते हैं, और दूसरा हमारे लिए कैश डिलीवरीज का मार्केट है। तो जो फ्यूचर मार्केट है वो एक तरीके से जीरो सम गेम उसे बोला जाता है, क्योंकि जो जीरो सम गेम इसलिए बोला जाता है क्योंकि फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन अगर हम बना रहे हैं तो कोई काउंटर पार्टी हमारा शॉर्ट पोजीशन बना रहा है। तो वहां पे एक पार्टिसिपेंट्स अगर लूजर है, सपोज कीजिए अगर हम रिटेल हैं और हम अगर लॉस कर रहे हैं, तो हमारा जो लॉस पार्ट है वो आइदर एफआईज के प्रॉफिट का पार्ट होगा, या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन या प्रोप्राइटरी, इन किसी न किसी के प्रॉफिट का पार्ट होगा। अगर सपोज कीजिए एफआईज को लॉस हो रहा है, तो वो हो सकता है हम रिटेल का प्रॉफिट का पार्ट होगा या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का प्रॉफिट का पार्ट होगा। यानी जो डेरिवेटिव मार्केट है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस इन्हीं चार पार्टिसिपेंट्स के बीच में मूव करती है। इट इज अ जीरो सम गेम। वेयर एज इन कैश मार्केट अगर आप डिलीवरी की बात करेंगे तो वहां पे वेल्थ क्रिएशन होती है, क्योंकि वहां पे जो फंड्स आते हैं वो लॉन्ग टर्म फंड्स आते हैं, और वहां पे जो भी इनफ्लो ऑफ फंड्स है वो जीरो सम गेम नहीं है, क्योंकि मार्केट के बढ़ने से मार्केट मार्केट कैपिटलाइजेशन हर स्टॉक्स की ऊपर या नीचे हो रही है। अगर मार्केट गिर रहा है तो मार्केट कैप नीचे जा रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट कैप ऊपर जा रही है, तो वहां पे वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। और वहां पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स से इन्वेस्टमेंट है। कुछ इन्वेस्टर 1 महीने के लिए हैं, कुछ 6 महीने के लिए, कुछ 1 साल के लिए हैं। तो इसलिए आप देखते हैं कि हमें प्राइस में मूवमेंट मिलता है। ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि वहां पे भी बायर और सेलर होते हैं। कैश मार्केट में भी देर इज अ बायर एंड देर इज अ सेलर, डेरिवेटिव मार्केट में भी बायर एंड सेलर है। बट प्राइस इसलिए मूव होता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑफ बायर एंड सेलर इज डिफरेंट। यानी एक बायर है जिसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो 6 महीने के प्रोस्पेक्ट से बाय कर रहा हो, और दूसरा सेलर है, हो सकता है वो इंट्राडे के प्रोस्पेक्ट से सेल कर रहा हो। तो यहाँ पे बायर एंड सेलर के ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस है, इसलिए आप देखते हैं कि प्राइस में मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। डेरिवेटिव मार्केट में भी ऐसा ही होता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बायर एंड सेलर के उसमें मिसमैच होने के कारण ही हमें प्राइस में एक मूवमेंट तुरंत देखने को मिलता है। बट खास तौर से ऑप्शन मार्केट है उसमें ज़्यादातर जीरो सम गेम है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं उनका जनरली ऑब्जेक्टिव काफ़ी शॉर्ट टर्म देखा जाता है। तो इस तरीके से ये चार पार्टिसिपेंट्स हैं, और इसमें जो ये देखा गया है कि जो रिटेल ट्रेडर हैं इनके पास कंपेरेटिवली एक्सपीरियंस की कमी होती है, और बहुत सारा रिसोर्सेज या डेटा पॉइंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि लिमिटेशंस फंड्स की भी होती है और लिमिटेशंस रिसोर्सेज की भी होती है। वेयर एज एफआईज को अगर आप एनालाइज करेंगे तो उनके पास रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन कंपेरेटिवली रिटेल से काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। और जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आजकल हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि मेजोरिटी ऑफ द वॉल्यूम्स जो हो रहे हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में हो रहे हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग ज़्यादातर एफआईज और प्रोप्राइटरी फंड्स इन दोनों की तरफ से हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग मैक्सिमम देखी जा रही है, जहाँ पे इमोशन लेस ट्रेडिंग बैक टेस्टेड मॉडल्स पे की जाती है। और रिटेल की जो ट्रेडिंग होती है वो ज़्यादातर इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग और डिसीजन बेस्ड ट्रेडिंग होती है, तो वहाँ पे कई बार गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं वॉलेटिलिटी में। तो अगर आप देखें तो इन चार पार्टिसिपेंट में स्ट्रॉन्गर हैंड्स सबसे ज़्यादा एफआईज हैं, जो डेरिवेटिव मार्केट में काफ़ी एक्टिव हैं। अब डीआईज की बात करेंगे तो डीआईज डेरिवेटिव मार्केट में काफ़ी कम एक्टिव हैं, लिमिटेड एक्टिव हैं, क्योंकि उनकी जो कंप्लायंस है उसके हिसाब से उन्हें ट्रेडिंग करना अलाउड नहीं है, उन्हें केवल हेजिंग करना अलाउड है। वेयर एज वो कैश मार्केट में इन्वेस्टमेंट के तौर पे काफ़ी एक्टिव हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स केवल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और डेरिवेटिव मार्केट में वो अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए ही लिमिटेड एक्सपोजर तक हेज कर सकते हैं, उन्हें ट्रेडिंग करना अलाउड नहीं है एज पर कंप्लायंस। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपको दिखेगा कि डेटा में बहुत ज़्यादा वो इंडेक्स ऑप्शंस में एक्टिव नहीं दिखेंगे। जो भी पोजीशन दिखेगी वो हेजिंग के ख्याल से बनाई जाती है, न कि स्पेकुलेशन के ख्याल से। अब ये जो प्रोप्राइटरी फंड्स हैं,
अब एफ आईज और डी आईज पे हम लोग आते हैं। एफ आईज जो हैं इसमें दो तरीके के प्लेयर हो सकते हैं। एफ आईज में लॉन्ग टर्म प्लेयर्स भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म प्लेयर्स भी हो सकते हैं। और प्रोप्राइटरी फंड्स जो होते हैं वो ज्यादातर शॉर्ट टर्म गेन्स पे उनका फोकस ज्यादा होता है। अगर एफएनओ मार्केट में वो ट्रेड कर रहे हैं तो उनका फोकस ज्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग गेन्स पे होता है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग गेन्स करीब एक दिन से एक वीक का हो सकती है। तो प्रोप्राइटरी फंड्स ये काफी ज्यादा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं जो एल्गो के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं। और एक एक प्रोप्राइटरी फंड्स की एवरेज फंड साइज करीब 50 करोड़ से लेके 500 करोड़ 1000 करोड़ के बीच में इनके फंड साइज होते हैं। इस एफ आईज जो हैं इनके फंड साइज भी एवब 100 करोड़ के आसपास आप लेकर के चल सकते हैं। और रिटेल जो है इनका फंड साइज आप अगर आप देखें तो जनरली 10 लाख से कम का फंड होता है जो आप डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कैश मार्केट में तो हो सकता है आपका फंड साइज ज़्यादा हो। बट मेजॉरिटी ऑफ द रिटेल ट्रेडर जो एफएनओ मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उनकी एवरेज कैपिटल साइज 10 लाख से कम होती है। इसलिए उनका जो अट्रैक्शन या होता है वो नेकेड ऑप्शंस की तरफ ज़्यादा होता है। और एफ आईज और डी आईज प्रोप्राइटरी फंड्स का देखेंगे इनका फंड साइज ज़्यादा होने के कारण इनका ज़्यादातर फोकस ये होता है कि साल में मुझे 24-25% का अगर रिटर्न सेफ रिटर्न मिल जाए तो दे आर वेरी हैप्पी विथ अ रिटर्न ऑफ 20-25%। वेर एज रिटेल का कैपिटल साइज कम होने के कारण उनकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। अब जैसे जैसे हम लोग जानते हैं कि एवरी बायर देर हैज टू बी सेलर। तो डेरिवेटिव मार्केट इज ए जीरो सम गेम, ऑप्शन इज ए जीरो सम गेम। और ये जो गेम है ये पूरा स्टॉक स्ट्रॉन्ग टू द वीक होल्डर के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी स्ट्रॉन्गर हैंड वर्सेस वीकर हैंड। ये इस तरीके का गेम ये जनरली आपको देखा जाता है। आप देख रहे हैं कि हर दिन मार्केट सुबह सुबह पॉजिटिव ओपनिंग, लास्ट में एक सेलिंग दिख रही है। उसके पीछे क्या डेटा है अभी हम समझते हैं। अब हम मेन अपने वर्किंग में चलते हैं, एग्जाम्पल्स में चलते हैं। सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं एफ आईज का कैश का डेटा, डी आईज का कैश का डेटा, और उससे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म व्यू मार्केट का बन रहा है और हमें उस डेटा को कैसे देखना चाहिए। और उसके बाद हम समझेंगे कि पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट हमें कैसे देखना है और पार्टिसिपेंट्स वाइज हिस्टोरिकल ओपन इंटरेस्ट हमें कैसे देखना है, ये डेटा हमें कहाँ से मिलेगा। फिर हम समझेंगे पार्टिसिपेंट्स वाइज वॉल्यूम डेटा क्या है, इसे कैसे देखना है और इसका क्या इंटरप्रिटेशन है। और हमें ये हिस्टोरिकल डेटा किस तरीके से मिलेगा बैक टेस्टिंग करने के लिए। और इसके दो सोर्स मुझे मिले जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक तो आप स्टॉक एज से ये डेटा देख सकते हैं और दूसरा एनएससी की वेबसाइट में ये डेटा आपको मिलता है पूरा हिस्टोरिकल। तो ये दो रिसोर्सेज हैं जहां से देख सकते हैं और इसका सिंपल तरीका है कैसे देखना है। सपोज हम सबसे पहले एफ आईज का कैश और डी आईज के डेटा पे चलते हैं। अभी मैंने गूगल ओपन किया है और आपको क्या करना है, गूगल में जाके एफ आईज कैश डेटा, आप एफ आईज का डेटा करेंगे तो आपके पास देखिए एनएससी की वेबसाइट खुल गई और स्टॉक एज खुल गया। अब जैसे आप एनएससी में सबसे पहले गए तो ये देखिए एनएससी के में आपको डेटा दिख रहा होगा यहाँ पे। एनएससी के डेटा में हम देख पा रहे हैं कि जो डीआईएस की फिगर है ये आज की 23 अक्टूबर को क्या फिगर आई है, बाई फिगर है 6039 करोड़ की, 6040 करोड़ की फिगर है। और एफपीआई एंड एफआईस इनकी फिगर आ रही है 5664 करोड़। अब अगर इसका आप नेट करेंगे तो ये करीब 300 साढ़े 300 करोड़ करीब
700, हाँ 350 करोड़ के आसपास की पॉजिटिव फिगर है। ठीक है, तो ये एक डेटा आपको देखना मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको ये डेटा एक बार देखना है। अब इसमें सपोज कीजिए मैं दूसरे जगह आता हूँ, स्टॉक एज में। अब मैंने प्रेस किया, ये फ्री सोर्स है stockedge.com। यहाँ पे आप डे वाइज देख सकते हैं कि एफआईएस का डेटा किस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे विक्स एक बहुत अच्छा फीचर है कि विक्स आपको दिख रही है, विक्स 14.62, आज विक्स ऊपर है। और एफआईएस और डीआईएस की फिगर आपको आ रही है 5,600 करोड़ और 6,039 करोड़। अब सीएम प्रोविजनल और सेबी का, तो ये जो डेटा है ये अभी प्रोविजनल डेटा है, यानी कि जो एक्सचेंज रिलीज करती है शाम को, वो सारे जो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से जो डेटा आया, वो डेटा का एक प्रोविजनल फिगर रिलीज होता है और उसके बाद फाइनल फिगर सेबी के द्वारा रिलीज होता है। तो ये कैश मार्केट सेबी का डेटा आ रहा है, आपको कैश मार्केट सेबी का एग्जैक्ट डेटा आ रहा है एफआईएस की तरफ से। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अक्टूबर 22, यानी कल का सेबी का डेटा रिलीज है, आज का डेटा अभी सेबी का रिलीज नहीं हुआ, अभी प्रोविजनल डेटा आया है। और प्रोविजनल डेटा और एक्चुअल डेटा में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा वेरिएशन हो सकता है, 50-100 करोड़ का वेरिएशन देखा गया, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। अब अक्टूबर में एफआईएस की तरफ से 22 अक्टूबर को 3,800 करोड़ की सेलिंग है, 21 अक्टूबर को 1,000 करोड़ की। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि डेटा अभी किस तरीके से अक्टूबर में चल रहा है। और सितंबर का डेटा भी नीचे आ रहा है। अभी हम एक बार डेटा देखना समझते हैं, फिर उसका इंटरप्रिटेशन समझेंगे। तो आपको हर दिन का डेटा दिख रहा है। अब हमें यहाँ ध्यान ये रखना है कि अगर ये जो डेटा है एफआईएस का डेटा नेगेटिव चल रहा है, तो हमें अपने डिलीवरीज बाय करने में कॉशियस रहना है और हमारा व्यू होना चाहिए कि सेल ऑन राइज। अगर एफआईएस का डेटा नेगेटिव चल रहा है और इसे हम कंबाइन करेंगे डीआईएस के साथ, अभी मैं आपको एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा डीआईएस और एफआईएस दोनों का कंबाइंड डेटा क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट है। और एक देखने की चीज है कि एफआईएस का डेटा क्या है इंडिविजुअल। अगर एफआईएस का इंडिविजुअल डेटा हर दिन आप देख रहे हैं कि नेगेटिव 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 डेटा चल रहा है, इसका मतलब मार्केट इज सेल ऑन राइज, ये ओवरऑल ट्रेंड डिपिक्ट कर रहा है। और अगर आपका ये डेटा ग्रीन ग्रीन यानी पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा है कंटिन्यूअस, तो मार्केट इज बाय ऑन डिप। अब जैसे अक्टूबर में हम सब देख रहे हैं कि मार्केट गिर रही है, और ये कब से गिर रही है, जब से सेबी की रिपोर्ट आई थी कि भाई हमें वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स को बंद करना है और हमें केवल मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स चलाना है, वहां से कैश मार्केट में सेलिंग चालू हो गई। और ये करीब 3 अक्टूबर के आसपास आप देखिए 15,000 करोड़ की सेलिंग है 3 अक्टूबर को। और मुझे एग्जैक्ट डेट ध्यान नहीं है, एक बार आपको देखना होगा किस दिन वो रिपोर्ट आई थी, वो इसी के आसपास कहीं रिपोर्ट आई है। 15,000 करोड़ की सेलिंग 3 अक्टूबर को हुई है और वहां से सेलिंग कंटिन्यूअस चल रही है। एक बार सितंबर का डेटा हम देख लेते हैं। सितंबर में क्या था, आपने देखा होगा मार्केट बाय ऑन डिप थी, और सितंबर में करीब 24,800 से मार्केट 26,300-400 तक गई थी। तो अगस्त ऑनवर्ड्स आप देखेंगे तो अगस्त से सितंबर में ज्यादातर दिन में 9 तारीख 10 तारीख, आप ये देख सकते हैं डेटा को, 9th 10th। मेरी स्क्रीन विजिबल है, डेटा दिख रहा है अनुज जी? प्लीज रिप्लाई। ओके, ओके। तो 11 सितंबर को हम देख रहे हैं कि 2,000 करोड़ की सेलिंग है, सॉरी बाइंग है। 12 सितंबर को भी 7,900 करोड़ की बाइंग है। 16 सितंबर को भी आप देख रहे हैं 1,300 करोड़ की बाइंग है। तो इस तरीके से एक सिंपल एज अ रिटेल ट्रेडर, जो मेरे पास बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें डेटा मिल जाए और वो भी कम से कम कॉस्ट में या फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप इन डेटा को देख के एक अपना एक फेयर आइडिया लगा सकते हैं कि मुझे बाय ऑन डिप करना है कि सेल ऑन राइज करना है। अब आप ये सितंबर में कई ऐसे ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने बढ़ती मार्केट में हो सकता है पुट ऑप्शन ली होगी, या मार्केट में उनको लग रहा होगा कि गिरावट आ जाएगी, उन्होंने अपना माल बेच दिया होगा अर्ली। तो इन डेटा को देख के आप अपनी डिसीजंस को रोक सकते हैं कि मुझे इस लेवल पे क्या करना चाहिए। अब जैसे देखिए आप देख पा रहे हैं 18 अक्टूबर, फिर 19 सितंबर को हल्की सी सेलिंग फिगर है 399 करोड़ की, बट वो प्रीवियस डे से ज्यादा नहीं है।
अब जो मैंने कंपेरेटिव एनालिसिस बताया कि हमें प्रीवियस डे से आज कंपेयर करना है, कि अगर प्रीवियस डे यानी 18 सितंबर को मेरे को 2300 करोड़ की बाइंग है और अगले दिन 399 करोड़ की सेलिंग है, तो प्रीवियस डे से आज सेलिंग कम है। ठीक है, फिगर नेगेटिव है, बट प्रीवियस डे से आज अगर कंपेयर करेंगे तो सेलिंग बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसे आप पॉजिटिव कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड ही लेकर के चलेंगे। अगर प्रीवियस डे से आज की डेटा में डबल का फर्क हो गया, यानी कि सपोज कीजिए ये 2300 करोड़ की बाइंग है और अगले दिन आपको 4400 करोड़ की सेलिंग दिख गई, तो वो पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि ऐसा क्यों हुआ। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड मानेंगे। जैसे हम प्राइस में देखते हैं ना कि प्रीवियस डे का लो ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ। अगर प्रीवियस डे का लो ब्रेक हो गया तो इसका मतलब है कि मार्केट में वीकनेस आ सकती है। बट अगर प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं हुआ है और इनसाइड बार बन रहा है, यानी उसी तरीके से एफआईस का डेटा बन रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए, फिर 20 तारीख को 14,000 करोड़ की बाइंग है, फिर 23 सितंबर को 800 करोड़ की बाइंग है। अब ये देखिए यहाँ पे 24 सितंबर को 2900 करोड़ की सेलिंग है। बट ये कंपेरेटिव एनालिसिस आप बोलेंगे कि 23 सितंबर से तो 24 सितंबर को सेलिंग बहुत ज्यादा है। बट अगर आप कंपेरेटिव एनालिसिस 20-23 को लेकर के चलते चलेंगे तो एक आपको बेसिक, और इसके साथ हमें प्राइस को भी कंसीडर करना है कि क्या जो फिगर आ रही है सेल फिगर, इसके ऊपर प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, निफ्टी के प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ये तो मैं अभी हम कैश का डेटा डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको फ्यूचर का डेटा, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, वॉल्यूम का डेटा, ये सब कंबाइन करेंगे तो आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में किस तरीके से पोजीशंस बनाई जा रही है स्ट्रॉन्गर हैंड्स के थ्रू, और उसको आप समझ करके एक अपना पिक्चर बना सकते हैं। अब जैसे देखिए ये सितंबर में रोल ओवर हो गया। रोल ओवर आप देखेंगे तो ये 26-27 सितंबर को रोल ओवर्स हुआ था। अब रोल ओवर्स के बाद से ही सितंबर 30 से ही आप देखेंगे सेल फिगर 9,000 करोड़ की आ रही है। सितंबर 30 को अगर आप देखें तो यहाँ पे 30 सितंबर को 9,000 करोड़ की सेल फिगर है। अक्टूबर को, अक्टूबर 1 को 5400 करोड़ की सेल फिगर है। 3 अक्टूबर को भी आप देख रहे हैं 15,000 करोड़ की सेल फिगर है। तो अगर हमें शुरू के 3 दिन में ही दिख गया कि मार्केट में इतनी बड़ी सेल फिगर एफआईस की तरफ से आ रही है, तो कम से कम हमें एक कॉशियस अप्रोच वहीं पे दिख जाता है कि नहीं, मार्केट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, तभी एफआईस की तरफ से ये सेल फिगर दिख रही है। क्योंकि जो एफआईस हैं या जो स्ट्रॉन्गर हैंड है, वो अगर निकलेंगे तो वो मार्केट के थ्रू ही निकलेंगे। तो वो फिगर्स एंड डेटा में आप देख सकते हैं, और वो सारा का सारा फिगर्स एंड डेटा हमें एक्सचेंज प्रोवाइड कर रही है, सेबी प्रोवाइड कर रही है। तो हमें इन डेटा को हर दिन ऑब्जर्व करना चाहिए अपने डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और अगर आपके पास ये डेटा आपके माइंड में होता तो आप हर बाउंस पे अक्टूबर में सेल करने की कोशिश करते, और खास तौर से आप बाइंग को अवॉइड करते। और अगर हम पूरा का पूरा अक्टूबर महीने को देखें तो अब हम इन डेटा को नीचे और स्क्रॉल अप करके देखते हैं, तो अभी तक कोई भी एक दिन ऐसा नहीं है जो अक्टूबर में हमें बाय फिगर दिख रही है, इंक्लूडिंग टुडे। आज का भी डेटा जो अभी दिखा एफआईस की तरफ से सेलिंग का डेटा है। तो अक्टूबर 30 सितंबर से लेके जो सेल सेल फिगर आपकी चल रही है वो अभी तक कंटिन्यूअसली 22 अक्टूबर तक सेल फिगर ही है। तो इससे देख के ये समझ में आ रहा है कि अभी एफआईस की तरफ से बाइंग इंटरेस्ट कहीं भी नहीं है, और उन वो कंटिन्यूअस उनकी तरफ से सेलिंग चल रही है। अब जो थोड़ा मोड़ा बाउंस आपको दिखता है मार्केट में, ये बिकॉज ऑफ डीआईस का पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है, डीआईस की बाइंग आती है, जो जिससे आपको दिखता है कि मार्केट में बाउंस आ गई। बट डीआईस का जो पैसा है वो एक्चुअल में रिटेल का ही पैसा है, क्योंकि डीआईस के पास जो फंड्स आ रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके पास सोर्स ऑफ फंड्स क्या है? उनका सोर्स ऑफ फंड्स है हमारी एसआईपी, हमारे थ्रू जो इंडियन मनी है वही उनकी सोर्स ऑफ फंड्स हैं। तो इनडायरेक्टली जो डीआईस का पैसा है वो एक तरीके से रिटेल का पैसा है। तो रिटेल दो तरीके से पैसा लगा रही है, एक तो डायरेक्ट खुद इन्वेस्टमेंट कर रही है, एक म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रहा है या पीएमएस के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफआईस की फिगर किस तरीके से आगे बिहेव करे, और खास तौर से कैश मार्केट की फिगर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या आप लोग वेबिनार में हैं, आप लोग को ये एक हैबिट बनानी चाहिए
कि आपको हर दिन कम से कम एफआईएस की कैश की फिगर एक बार जरूर देख करके अपने डायरी में नोट डाउन करना चाहिए, और उसका एक ट्रेंड आपको फेयर आइडिया माइंड में रखना चाहिए कि किस तरीके से एफआईएस की जो कैश की फिगर है वो पैन आउट हो रही है। इससे क्या है, आप कई बार लाइव मार्केट में गलत डिसीजन लेने से बच जाएंगे। जैसे कि आज मार्केट में बाउंस आने पे कई बार कॉल ऑप्शंस में आप बच सकते थे, और मंदी का सिग्नल से आप मंदी की तरफ ट्रेड कर सकते थे। तो ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से कैश का डेटा हमें देखना है। और जो फ्री सोर्स है, आप जैसे आप यहाँ पे डालेंगे एफ आई कैश डेटा, तो गूगल में तो आपको एक तो मनी कंट्रोल से दिखता है, दूसरा एनएससी इंडिया की वेबसाइट से दिखेगा जहां पे आप हिस्टोरिकल डेटा आप देख सकते हैं। बट स्टॉक एज में फॉर्मेटिंग अच्छी लगी मुझे, और आप यहाँ पे जा करके सारे डेटा को एक जगह देख सकते हैं। तो ये एक्सप्लोर आप कर सकते हैं, ये एक डेटा का हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट में, पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा, और दूसरा कैश का डेटा हम डीआईएस के साथ कैसे कंबाइन करें उसके ऊपर हम चलते हैं। मेरी एक्सेल सीट दिख रही होगी आप लोगों को, प्लीज रिस्पॉन्ड। दिख रही है ना एक्सेल सीट? ओके, थैंक यू। अब देखिए, ये मैंने, अब आप ये देखिए, एक एक्सेल सीट आप भी बना सकते हैं, और मैंने इसलिए ये एग्जांपल लिया है ताकि आप इस तरीके से ट्रैक कर सकें। अब देखिए, ये 30 अगस्त से यहाँ पे डेटा नोट डाउन है एफआईएस का। ये एफआईएस की नेट फिगर है, बाय सेल मिला के नेट फिगर आ रही है ये वाली। ये एफआईएस की आ रही है नेट फिगर, और डीआईएस की नेट फिगर आ रही है ये। 30 अगस्त से मैंने डेटा लिया है। अब इन दोनों का सम किया, इन दोनों को अगर आप सम करेंगे, यानी मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होगी, वो फ्लो ऑफ फंड्स क्या हुआ मार्केट में, पॉजिटिव है 2000 करोड़ का। ठीक है, और उस दिन निफ्टी थी 25,236। अगले दिन नेक्स्ट 2 सितंबर को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 1700 करोड़ की बाई फिगर है एफआईस की, और डीआईस की 365 करोड़ की बाई फिगर है। नेट 2000 करोड़ की बाई फिगर है। निफ्टी 43 पॉइंट ऊपर है प्रीवियस डे से। अब यहाँ पे लर्निंग ये है कि 3 सितंबर को ये दोनों मिला के कंबाइंड बाई फिगर है। 4 सितंबर को ये दोनों मिला के बाई फिगर है। मार्केट 81 पॉइंट डाउन है। अब फ्लो फंड्स क्या है, पॉजिटिव है, बट मार्केट डाउन है। इसका मतलब ये डाउन एक्चुअल में नहीं है, ये डाउन एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि फ्लो फंड्स मेरा पॉजिटिव है। अब आप 5 सितंबर को आइए, यहाँ पे ब्यूटी दिखेगी आपको, ये 2200 करोड़ की बाई फिगर है, मार्केट 54 पॉइंट डाउन है। इसका मतलब हमें शॉर्ट नहीं करना है, ये मार्केट एक्चुअल में डाउन नहीं है, क्योंकि ये फिगर मेरी पॉजिटिव चल रही है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये 621 करोड़ की सेलिंग है, 621 करोड़ की सेलिंग है। और ये ये अपनी, 1 मिनट, 621 करोड़ की सेलिंग है और 2100 करोड़ की बाइंग है, तो ये नेट में 1500 करोड़ की मुझे बाइंग फिगर दिख रही है। और मार्केट डाउन हो गया 290 पॉइंट। अब अगर आप केवल टेक्निकल चार्ट्स देख रहे होंगे, तो आपको इन सबको देख के ये लगा होगा कि मार्केट मार्केट गिर सकती है यहाँ से। बट फ्लो फंड्स पॉजिटिव है, और यहां से आप देखें मार्केट में ये एक्यूमुलेशन फेज हो गया, क्योंकि मार्केट कई बार बाय ऑन डिप की सिचुएशन बनी। और यहां से आप मार्केट देखें, अराउंड 24,852 से लेके फिर मार्केट में रैली बनी, और मार्केट वहां से करीब करीब मूव कर गई। अगर आप देखेंगे तो ये 25,400, 26,000, 26,000 और 26,100।
अब देखिए ये 27 सितंबर तक हम देख पा रहे हैं, ये कंटिन्यूअस मेरी ये बाई फिगर है। ये फिगर्स तो आपको दिख रहा है फ्लो फंड्स, ये फ्लो फंड्स पॉजिटिव हैं कंटिन्यूअस 27 सितंबर तक, यानी कि ये डेटा 31 अगस्त से मैंने लिया है, और 27 सितंबर तक ये जो डेटा है ये कंटिन्यूअस पॉजिटिव फिगर है। यहाँ पे रोल ओवर्स हुए, और ये 26 सितंबर को 212 पॉइंट यानी निफ्टी 26,216 तक ऊपर गई। और ये तो कैश की वैल्यू है, फ्यूचर में तो और ऊपर का लेवल लगा था, कैश मार्केट की ये वैल्यू है 26,216। अब इसके बाद 30 सितंबर ऑनवर्ड्स आपको नेट फिगर, इन दोनों की नेट फिगर आप देखेंगे तो ये सेल फिगर की तरफ मूव करती चलेगी, और 9 अक्टूबर एफ की स्पेशली 15,000 ये कंटिन्यूअस आप देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस एफ की ये सेल फिगर दिख रही है आपको। तो ये एफ की सेल फिगर है, बट डी काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनका वो सफिशिएंटली काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मार्केट में नेगेटिव क्लोजिंग मिल रही है। क्योंकि आप देखिए 3 अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो नेट फिगर आपको दिख रही होगी, नेट फिगर जो हमें दिख रही है, ये नेट फिगर इन दोनों की वो कंप्लीटली नेगेटिव है, यानी कि जो डीआईज हैं उनकी जो बाइंग है वो एफ के कंपैरिजन में कम है, इसलिए आपको नेट सेल फिगर दिख रही है। तो अगर ये नेट सेल फिगर रहेगी तो इसका मतलब मार्केट वीक है, वीक है। अब देखिए वीक है, वीक है, वीक है, वीक है, और अभी आप देखिए मार्केट 18 अक्टूबर तक का डेटा मैंने ले रखा है, बट आज अगर आप 23 अक्टूबर तक का डेटा बनाएंगे इसमें, तो आपको मार्केट अभी 24,450 के आसपास आ गई है। और ये डेटा देख करके आपको क्लियर सिग्नल मिल रहा था कि मुझे बाइंग अवॉइड करनी है और मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। अब आने वाले समय में, अभी 23 अक्टूबर है, तो डेटा में कोई चेंजेस नहीं है। अभी अक्टूबर सीरीज में डेटा अगर आप देखेंगे, आज का भी डेटा देखेंगे, 22 अक्टूबर का भी एनालाइज करेंगे, तो जो कैश मार्केट का डेटा है वो कंप्लीटली अभी नेगेटिव डेटा है। और इसको देख के यही समझ में आता है कि आने वाले समय में सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा, क्योंकि जो डीआईज हैं उनका भी एक लेवल तक ही सपोर्ट आपको मिल सकता है। कई बार क्या होता है कि अगर डीआईज की तरफ से बाइंग कम हो गई या रुक गई, तो सेलिंग एफआईज से ज्यादा है तो ज्यादा आ सकती है। तो ये हमें ये बड़ा ध्यान रखना होगा कि डीआईज और एफआईज की जो फिगर्स है वो किस तरीके से काउंटर करने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो डीआईएस का फंड्स है वो हम रिटेल का ही पैसा है जो एसआईपी के थ्रू मूव कर रहा है, वेयर एज जो एफआईस का पैसा है वो बाहर का पैसा है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन को ऊपर की तरफ लेके जा सकता है स्टॉक्स की। तो वहां से पैसा अगर निकल रहा है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि कैश के डेटा को कैसे देखना है। आप इस तरीके से एक्सेल मेंटेन कर सकते हैं, और आप हर दिन इस एक्सेल में डेटा आता है आप फीड कर दीजिए, और आप इसे ग्राफिकल फॉर्मेट में भी, एक्सेल में आपको ग्राफ बनाने का ऑप्शन होता है, आप डेटा सेलेक्ट करके साइड में आप ग्राफ भी डिजाइन कर सकते हैं और अपना एक ट्रेंड को भी देख सकते हैं। एक और काफी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट डेटा है, और वो ये है कि कौन से सेक्टर में एफआईज खरीद रहे हैं और कौन से सेक्टर को एफआईज बेच रहे हैं। ये डेटा भी हमें एक्सचेंज देती है, और ये आप कैसे देख सकते हो, ये डेटा भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिर हमें वापस से गूगल में आना है और फ्री सोर्स की तरफ मूव करना है। एफआईज डीआईज डेटा लिख दिया मैंने, और इसके लिए मैं स्टॉक एज में जा रहा हूँ। और स्टॉक एज में आपको डे वाइज एक्टिविटी, सीएम प्रोविजनल, सीएम सेबी, और एक आपको देखिए यहाँ पे एफपीआई सेक्टोरल एक्टिविटी दिख रही होगी। एफपीआई सेक्टोरल एक्टिविटी दिख रही होगी ये कॉलम। अगर आप इंटरनेट पे हैं तो आप ये डेटा को खोल सकते हैं अभी। और अब देखिए इस पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे हर 15 दिन में ये डेटा रिलीज किया जाता है। और इसमें आपको क्या दिखेगा, इसमें देखिए ये डेट ऑफ रिलीज हो गई। अभी लेटेस्ट जो रिलीज है वो 15 अक्टूबर का डेटा हमारे पास है, और अभी है 23 अक्टूबर। और ये फिर 30 या 31 अक्टूबर को ये डेटा रिलीज होगा।
तो इसमें जो एफ आईज की नेट बाय है, नेट नेट बाय सेल फिगर आ रही है एफ आईज की तरफ से, बेसिकली एफ पी आई हो गए, एफ पी आई एंड एफ आईज। तो एक तो केमिकल सेक्टर जो है यहाँ पे थोड़ा पैसा आ रहा है, बट केमिकल इंडेक्स के लिए रेलेवेंट नहीं है। अब देखिए जा कहाँ से रहा है, मार्केट गिर रही है, पैसा जा किधर से रहा है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो अगर हम इसे नीचे करें, 1 मिनट, इसे आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपको दिखेगा सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा फाइनेंशियल सर्विसेज से जा रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज से अभी तक 23,000 करोड़ निकल चुका है। और फाइनेंशियल सर्विसेज में आप लोग को पता है कि क्या क्या आते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में जनरली बैंक्स रिलेटेड स्टॉक्स देखे जाते हैं। और इसका मतलब रिजल्ट सीजन भी चल रहा है, और रिजल्ट सीजन में अगर फाइनेंशियल सर्विसेज से पैसा निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि रिजल्ट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है। तभी प्री रिजल्ट्स फाइनेंशियल सर्विसेज से पैसा निकल रहा है। ऑयल एंड गैस में क्या आता है, ऑयल एंड गैस में मेनली रिलायंस इंडस्ट्रीज का मेजर पार्ट है। और आप देख रहे हैं कि रिलायंस गिर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट से एक्सपेक्टेशन उसकी भी नहीं बन रही है या नहीं थी। तो इस तरीके से आप रिजल्ट सीजन के पहले इस डेटा को एनालाइज करके ये पकड़ सकते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन बन रही है। कई बार क्या होगा कि रिजल्ट सीजन आने वाला है और रिजल्ट्स के पहले जिन सेक्टर्स में बाइंग दिखेगी रिजल्ट्स के अर्ली, क्योंकि रिजल्ट्स की जो एनालिसिस है वो एफ के पास बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स बने हुए होते हैं, फॉरकास्टिंग मॉडल्स। और उसके बेसिस पे वो अर्निंग फॉरकास्ट करते हैं। और अर्निंग फॉरकास्ट के ऊपर सेक्टोरल चर निकाली जाती है कि कौन से सेक्टर के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, कौन से सेक्टर के खराब रिजल्ट्स आ सकते हैं। और उसके बेसिस पे प्री रिजल्ट्स उनकी पोर्टफोलियो चर्निंग होती है। तो वही सेम चीज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अभी पोर्टफोलियो चर्निंग हो रही है, और उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इन सब से पैसा निकल रहा है। और इसका आप देख भी सकते हैं कि जैसे हेवेल्स का रिजल्ट आया वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में से है, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। ऑटोमोबाइल बजाज ऑटो, आपको अगर आइडिया हो तो बजाज ऑटो का रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। और ये डेटा कब का है, 15 अक्टूबर का डेटा है, यानी कि रिजल्ट्स आने के पहले का डेटा है। यानी इन सब सेक्टर्स में सेलिंग है, जो कि इंडेक्स का हेवी वेट स्टॉक्स हैं। तो यहां से भी हमें कंफर्मेशन मिलती है कि इंडेक्स में स्ट्रेंथ नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इंडेक्स के जो हेवी वेट स्टॉक्स हैं, पॉइंट नंबर 2, उसमें सेलिंग दिख रही है। तीसरा, आने वाले जो रिजल्ट्स हैं आपको वहां पे ध्यान रखना है कि अगर एफआईस की तरफ से सेलिंग आ रही है और उनको लगता है कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, तो आने वाले समय में इन सेक्टर्स में सेलिंग और बढ़ सकती है। और अभी 30 अक्टूबर, 30 या 31 अक्टूबर को ये नया डेटा आएगा। तो उस दिन आपको ये डेटा देखना है कि किस तरीके से ये डेटा पैन आउट हो रहे हैं, जिससे आप सितंबर अक्टूबर के बाद नवंबर एक्सपायरी का आप एक आइडिया लगा पाएंगे कि किस तरीके से डेटा में चेंजेस हैं। तो ये सब डेटा हमें मिल रहा है, हम टाइम बेसिकली इस एनालिसिस में नहीं देते हैं, और हम डायरेक्ट ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाते हैं, जिससे हमारे डिसीजन मेकिंग में गलतियां होती है। तो ये सब डेटा अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि क्या मार्केट में हो रहा है। तो क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके से देख सकते हैं। और ये हर हर फोर्थ नाइटली, हर 15 दिन में आपको ये डेटा मिलता है। आप इसे एनालाइज कर सकते हैं, सारे सेक्टर्स का डेटा है, और ये बहुत ही अच्छा डेटा है। मतलब इनफैक्ट इसके बेसिस पे आप, अब देखिए आईटी का डेटा क्या दिख रहा है। आईटी में आप देखिए 2700 करोड़ की सेलिंग है, ठीक है। और अगर आप ये देखें, पिछले बैक टेस्ट भी आप करें जा करके कि 31/60 को डेटा बाइंग का था, आप देखिए 15/8 को भी बाइंग का डेटा था, तो सितंबर में रैली बन रही थी। अब अक्टूबर में सेलिंग का डेटा है इन सेक्टर्स में, और रिजल्ट्स के पहले ये सेलिंग आ रही है, तो यहाँ पे सेलिंग बन रही है। तो डेटा से ही सारा इंडिकेशंस आपको मिलते हैं कि क्या बन रहा है। और अगर आप बाइंग साइड में देखेंगे तो अदर्स में पता नहीं क्या क्या है। अदर्स में अभी 4200 करोड़ की बाइंग है। केमिकल्स में 552 करोड़ की बाइंग है। केमिकल में हो सकता है टाटा केमिकल हो, एक बार देखना पड़ेगा। आप जाके चार्ट्स देख सकते हैं कि टाटा केमिकल का किस तरीके से, और केमिकल में मेन कौन कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं। मेटल्स एंड माइनिंग में 222 करोड़ की फिगर है, बट ये कम है, काफी कम है। बट मेटल्स में हिंडाल्को एंड टाटा स्टील है, और मेटल्स एंड माइनिंग में सेलिंग नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाटा स्टील और
हिंडाल्को इनके रिजल्ट्स खराब तो नहीं आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग नहीं है। तो इस तरीके से आप एक कॉमन सेंस डेटा को देखते हुए एक फेयर आइडिया लगा सकते हैं कि क्या डेटा बन रहा है और उसका क्या आउटलुक मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये तो हो गया सारा कैश मार्केट का। अब हम फ्यूचर मार्केट की तरफ चलते हैं कि वो डेटा भी आप देख सकते हैं और उसका क्या इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो क्या होता है, और वॉल्यूम्स जो एफआईज या रिटेल या डीआईज जो वॉल्यूम्स कर रहे हैं उसको हमें कैसे समझना है। ये मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा, और मेरे हिसाब से इस डेटा को आपको एक हैबिट बना लेनी चाहिए कि ये डेटा आप हर दिन, हर एफआईज का डेटा और ये एफपीआईज का डेटा आपको जरूर से देखना चाहिए। अभी हम फिर से चलते हैं गूगल पे ही, और गूगल पे हम डालते हैं एफ आईज, नहीं इसको ऐसे डालते हैं हिस्टोरिकल एफ आईज पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट एनएससी, ये मैंने डाला हिस्टोरिकल एफ आईज पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट एनएससी। तो आपको एनएससी इंडिया में इसने ऑल रिपोर्ट्स में रूट कर दिया। अब आप यहाँ पे, अगर आपको आज का डेटा देखना है तो यहाँ पे देखिए, ये मेरी आपको एनएससी की वेबसाइट दिख रही है, प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। ओके, यस। ठीक है। ओके, अब मैंने एनएससी की वेबसाइट खोली, एनएससी पे आज का डेटा 24 अक्टूबर का डेटा है ये। तो आज रिपोर्ट फॉर 24 अक्टूबर, यानी बेसिकली आज 23 अक्टूबर का जो डेटा आया है वो है। अब इसमें देखिए बहुत सारे डेटाज हमें मिल रहे हैं। एफओ भाव कॉपी मिल रही है, एफएनओ क्लाइंट वाइज पोजीशन है, एफएनओ टॉप 10 क्लियरिंग मेंबर है, बहुत सारा डेटा हमें देती है एक्सचेंज। अब हम रिपोर्ट्स फॉर 22 अक्टूबर नीचे आ रहा है, और आप देखेंगे तो एक 23 अक्टूबर का, तो यहाँ पे हम ढूंढते हैं एफनो कंबाइन ओपन इंटरेस्ट। हाँ ये देखिए मिल गया, एफनो पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन वॉल्यूम डेटा, और एफनो पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा, ये आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए ये दो डेटा, ये डेटा जनरली एक्सचेंज शाम को 7 बजे के बाद अपलोड करती है, क्योंकि 6 बजे तक, 6 साढ़े 6 तक कैश मार्केट का डेटा आता है, और 7 बजे के बाद एफएनओ का डेटा आता है। तो यहाँ पे ये दो डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। एफएनओ पार्टिसिपेंट्स वाइज ट्रेडिंग वॉल्यूम, इसका मतलब हो गया कि जो चार पार्टिसिपेंट्स हमने डिस्कस किए, रिटेल, एफआईज, डीआईज एंड प्रोप्राइटरी, इन चारों का वॉल्यूम्स, कौन कितना वॉल्यूम कर रहा है, कौन ज्यादा वॉल्यूम कर रहा है, कौन बुलिश है कौन बियरिश है। और एक हो गया ओपन इंटरेस्ट, यानी कौन पोजीशंस को कैरी कर रहा है। तो मार्केट में एक तो हो गया ट्रेडिंग वॉल्यूम करना, और एक उस वॉल्यूम को कैरी करना। तो अभी एक तो हमें कैश मार्केट में हम लोगों ने डेटा देख लिया कि वहां पे सारा कुछ नेगेटिव है। अब उसकी कंफर्मेशन हम वॉल्यूम डेटा और ओपन इंटरेस्ट डेटा से करते हैं कि क्या सिमिलर डेटा हमें एफएनओ मार्केट में भी देखने को मिल रहा है, क्या एफआईज अपनी शॉर्ट पोजीशन कैरी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। इस तरीके से हम इसको देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का डेटा हम देखते हैं, फिर हम हिस्टोरिकल डेटा को रिट्रीव करना सीखेंगे कि कैसे हम हिस्टोरिकल डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। वो मैं इनफैक्ट आपको बता भी देता हूँ इसी जगह पे। यहाँ पे देखिए आपको अर्काइव होगा, ये देखिए अर्काइव आ रहा है, अर्काइव। यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना है, जो भी डेट का आप चाहते हैं। सपोज कीजिए आपको 22 का डेटा लेना है, तो आपने यहाँ पे 22 सेलेक्ट करेंगे तो ये डेटा आपको नीचे 22 की भाव कॉपी नीचे आ जाएगी। क्या है, एफएनओ भाव कॉपी, ये डिसकंटिन्यूड, ये 22 का डेटा यहाँ पे आपको नीचे कहीं आ जाएगा। पार्टिसिपेंट्स वाइज, हाँ ये देखिए पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट। अब मैं सपोज मैंने 22 का डेटा को डाउनलोड करता हूँ, फिर हम 23 का, अब मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे गया, मैंने डाउनलोड कर दिया। ये देखिए डेट यहाँ लिखी आ रही है ना, एफ नो पार्टिसिपेंट 22 का डेटा, मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब हम 23 का डेटा, आज का डेटा भी ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं
पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट, पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट, इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। 23 का देखिए लिखा आ रहा है, मैंने डेस्कटॉप पे गया और मैंने सेव कर दिया। अब एक वॉल्यूम डेटा लेते हैं, पार्टिसिपेंट्स वाइज वॉल्यूम डेटा, ये भी हम आ गए और इसको हम पार्टिसिपेंट्स वाइज वॉल्यूम डेटा भी हमने सेव कर दिया। अब ये डेटा हमारा एक्सचेंज से आप हिस्टोरिकल इस तरीके से ले सकते हैं। अब हमारा एनएससी की वेबसाइट का काम हो गया, हम डेटा हमने ले लिया। अब जिसे कोडिंग आती है वो कोडिंग के बेसिस पे भी आप डेटा को फेच कर सकते हैं, बट अगर आप अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो आप उस केस में फिर आपको मैनुअल इसे डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। अब मैं एनएससी की वेबसाइट अब बंद कर देता हूँ। अब हम डेटा में चलते हैं। अब मैं डेटा में आता हूँ। अब ये, हाँ, अब आपको डेटा, ये देखिए ये डेटा खुल गया, पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा, ये दिख रहा है 23 अक्टूबर का डेटा है। अनुज जी डेटा एक्सेल दिख रही है हमारी? यस सर, दिख रही है सर। ठीक है। अब ये देखिए 4 पार्टिसिपेंट्स हमारे पास हो गए, क्लाइंट, जो हम लोग रिटेल क्लाइंट्स हो गए। दूसरा आप देखिए यहाँ पे जो डेटा है वो डीआईस का डेटा है, एफआईस का डेटा है और प्रोप्राइटरीज का डेटा है, और ये टोटल हो गया। यानी ये 4 पार्टिसिपेंट्स हैं और ये डेट हो गई आज की 23 अक्टूबर की। और सर यहाँ ठीक। पे डेटा हमें क्या मिल रहा है, फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग, यानी फ्यूचर में बाय, लॉन्ग का मतलब बाय और फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट। तो अभी हम इंडेक्स पे डिस्कस करते हैं और उसके बाद फ्यूचर स्टॉक लॉन्ग है और फिर आपको फ्यूचर स्टॉक शॉर्ट मिलता है। फिर ऑप्शन इंडेक्स लॉन्ग है, ऑप्शन इंडेक्स शॉर्ट का भी डेटा हमें मिलता है। जैसे कि, सर थोड़ा फॉन्ट साइज अगर आप बढ़ा पाए तो हाँ हाँ बढ़ बढ़ाता हूँ, जाए। बढ़ाता हूँ मैं। ये देखिए अभी ठीक है। यस सर, परफेक्ट। तो अब देखिए ये फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग का डेटा मुझे मिला, फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट का डेटा मिल रहा है, फ्यूचर स्टॉक लॉन्ग यानी कि क्या स्टॉक मैंने ले रखा है, किनकी क्या पोजीशन है, और फ्यूचर स्टॉक शॉर्ट की पोजीशन मिल रही है। ये ओपन इंटरेस्ट पोजीशन है। ऑप्शन इंडेक्स लॉन्ग, ऑप्शन इंडेक्स कॉल लॉन्ग, ऑप्शन इंडेक्स पुट लॉन्ग। अभी क्या है, सिल्वर लाइनिंग ये है कि ठीक है हमारी वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स अब बंद हो रहे हैं, अब मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स निफ्टी में हो जाएगी। तो ये डेटा, जब वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं थे तब मैं इस डेटा को रेगुलर ट्रैक करता था और ये डेटा उस समय बहुत अच्छा काम करता था। किसकी बात कर रहा हूँ, ऑप्शन इंडेक्स कॉल लॉन्ग, ऑप्शन इंडेक्स पुट लॉन्ग की। बट जब से वीकली कॉन्ट्रैक्ट आ गए तब से ये डेटा को स्टडी करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि उसमें मिक्स हो गए सारे डेटा, क्योंकि ये इंडेक्स की पोजीशन है। अभी इंडेक्स में बैंक निफ्टी भी हो गई, फिन निफ्टी भी हो गई, सेंसेक्स भी हो गया, मिड कैप भी हो गया, और हर दिन हर की एक्सपायरी हो गई। तो ये डेटा फिर समझ में ही, इंटरप्रिटेशन उसका क्लियर नहीं मिल रहा था हमें। तो फिर ये डेटा जब से वीकली ऑप्शन आई तब से काम करना बंद हो गया, क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। बट अब जैसे क्या है कि जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे और नवंबर ऑनवर्ड्स, स्पेशली दिसंबर ऑनवर्ड्स, आपको मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स में ज्यादा रहेंगे और वहां पे वॉल्यूम ज्यादा दिखेंगे। वीकली कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी में रहेगी, बट जो अदर वाले हैं जहां से मिक्स हो रहा था डेटा फिन निफ्टी से, वो नहीं रहेगा। तो इसका जो इंटरप्रिटेशन है उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अर्लियर इसकी एक्यूरेसी थी जब ये छोटे छोटे वीकली इंडेक्स नहीं आए थे, जैसे फिन निफ्टी वगैरह नहीं थी, सेंसेक्स और मिड कैप नहीं था। बट अब क्या है कि ज्यादा पोजीशंस आपको निफ्टी में रहेगी। तो ये ऑप्शन इंडेक्स कॉल लॉन्ग, ऑप्शन इंडेक्स पुट लॉन्ग, फिर आपको ऑप्शन इंडेक्स कॉल शॉर्ट, ऑप्शन इंडेक्स पुट शॉर्ट, ये सारा का सारा डेटा की एक्यूरेसी बढ़ने लग जाएगी। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इन दो पोजीशंस पे, क्योंकि टाइम कंस्टेंट है। बाकी इनका इंटरप्रिटेशन का करने का तरीका अलग है, फ्यूचर स्टॉक लॉन्ग, फ्यूचर स्टॉक शॉर्ट, क्योंकि इसमें हेजिंग पोजीशंस भी होती है, आर्बिट्राज पोजीशंस भी होती है। तो अभी हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, डिफरेंस निकालते हैं लॉन्ग माइनस शॉर्ट, यानी लॉन्ग पोजीशन माइनस शॉर्ट पोजीशन। ये चारों पार्टिसिपेंट्स का हमने निकाल लिया। और फिर एक हम लॉन्ग शॉर्ट रेशियो निकाल लेते हैं। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो मतलब, ये तो हो गई हमारी नेट पोजीशन, और एक हो गया लॉन्ग
लॉन्ग शॉर्ट रेशियो। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे लॉन्ग पोजीशन डिवाइडेड बाय शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब बेसिकली बाय पोजीशन हो गई, और शॉर्ट पोजीशन मतलब सेल पोजीशन हो गई। अब ये अब ये मैंने रेशियो निकाल दिया। अब देखिए, एफ आईज की जो पोजीशन है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए प्रोप्राइटरी की पोजीशन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप डीआईस की भी पोजीशन देख सकते हैं। ये हो सकता है, अगर आप डीआईस की भी देखेंगे तो यहाँ पे डीआईस की भी जो पोजीशन है वो शॉर्ट पोजीशन ही चल रही है। अगर आप लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखें, पोजीशन जरूर कम है कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जो है ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो एक्सचेंज हमें डेटा देता है। तो आप क्लाइंट में देखेंगे तो क्लाइंट में हमें क्या दिख रहा है कि क्लाइंट 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 4 लाख, 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट बाय है, और 2,88,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। तो नेट में देखिएगा तो जो रिटेलर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनका 2,20,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय है। इसका मतलब मार्केट गिरने में पेन किसको है? हम रिटेलर्स को पेन है, क्योंकि हम लॉन्ग साइड में हैं। मार्केट को गिरने में सबसे ज्यादा खुश कौन है, हैप्पी कौन है? वो है, ये देखिए, एफ आई, जिनका 3,29,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। अगर आप इन दोनों को भी मिला दो, इन दोनों की मिला दो, तो भी एफ आई ज्यादा शॉर्ट चल रहे हैं। नेट शॉर्ट ये 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर रहे हैं। 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइड बाई 25 आप कर लें। इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की पोजीशंस, अभी तो सारे इंडेक्स की पोजीशंस इसमें मिक्स है। प्रोप्राइटरी फंड्स जो हैं वो हेजिंग में है, वो बैलेंस्ड है, उनका देखेंगे तो एकदम बैलेंस्ड है। और नॉर्मली नॉर्मली क्या होता है, जो भी प्रॉप फंड्स होते हैं वो नेकेड ट्रेडिंग नहीं करते, उनकी ज्यादातर आर्बिट्राज या हेज पोजीशंस होती है। जैसे हम, क्योंकि मुझे इसका आइडिया है, मैं एसएमसी ग्लोबल से हूँ, एसएमसी ग्लोबल में भी काफी बड़ी प्रोप्राइटरी डेस्क है। तो ज्यादातर जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग होती है वो हेज पोजीशन होती है, काउंटर पोजीशन कुछ ना कुछ होगी, नेकेड ऑप्शंस या नेकेड बाय सेल नहीं होती है। इसलिए आप देख रहे हैं कि ज्यादातर प्रोप्राइटरीज में आपको हेज दिखेगी, या कुछ हद तक लिमिटेड रिस्क वाली पोजीशन दिखेगी। बट ये जो एफ आईज हैं, इनकी तरफ से काफी एग्रेसिव शॉर्ट बिल्डअप या लॉन्ग बिल्डअप आपको डेटा में दिखेगा। तो अभी आप देखिए, इनकी तरफ से 0.48 का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है, और ये काफी हद तक शॉर्ट चल रहे हैं। तो मार्केट, इसलिए आप देख रहे हैं कि ऊपर जाने की कोशिश होती है, डीआईस की तरफ से बाइंग होती है कैश मार्केट में, बट एफआई शॉर्ट है, इसलिए वो ऊपर के लेवल से अपना माल बेच देते हैं, जिसके कारण मार्केट में सेलिंग काफी फास्ट क्लोजिंग में आ जाती है। तो ये सब फैक्टर को देख करके आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि करंट सिचुएशन में मार्केट का क्या है। और जैसे अक्टूबर एक्सपायरी नेक्स्ट वीक है, मंथली एक्सपायरी है, तो नेक्स्ट वीक में दो सिनेरियो बन सकता है। एक सिनेरियो तो ये बन सकता है कि क्योंकि ऑलरेडी एफ आई काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, और इन्होंने काफी ऊपर के लेवल से पोजीशन बेचा हुआ है, तो कुछ हद तक वो शॉर्ट पोजीशंस को कवर भी कर सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग जिसे हम बोलते हैं। तो वो आपको कैश का डेटा देखते रहना पड़ेगा, कि अगर कैश में बाइंग का फिगर आएगा तो इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। तो कैश में बाइंग की फिगर से ही शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। तो यहाँ पे लर्निंग ये है कि एक्सपायरी के नजदीक हमें ये देखना है कि कैश का फिगर अगर बाई में आने लग गए एफ की तरफ से, तो इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। दूसरा सिनेरियो ये बनेगा कि एफ की तरफ से अगर बाइंग का फिगर नहीं आया, तो क्या होगा, जो रिटेलर जो ये बाय करके बैठे हैं उनको पैनिक हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कि ब्रोकर्स के पास मार्जिन कटने लग गए, सेलिंग ट्रिगर हो गई, तो वो पैनिक सेलिंग की तरफ ट्रिगर हो जाएगी, और एफआईज और ज्यादा बेच देंगे, और वो मार्केट 24,000 की तरफ आ सकती है, 24,000, 23,800 की तरफ भी गिर सकती है, 500 पॉइंट यहाँ से। तो डेटा पे हमें ध्यान रखना है, और ध्यान यही रखना है कि आने वाले एक वीक में एफ की फिगर अगर पॉजिटिव होने लग जाए एक दो दिन में, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होगा कि तुरंत बाइंग आएगी और तुरंत शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, क्योंकि जब उन्होंने इतनी बड़ी फिगर सेलिंग करी है तो धीरे धीरे ही बाइंग करेंगे, फिगर कन्वर्ट होगी, तभी मार्केट में मूवमेंट आएगा। तो बस हमें ध्यान ये रखना है कि फिगर अगर पॉजिटिव आने लग गई, या नेट फिगर दोनों की बाय होने लग गई, और जैसे आज क्या है, आज आप डेटा में देखोगे तो एफ की सेल है, और प्रोप्राइट और डी की बाय ज्यादा है, तो नेट पॉजिटिव है। तो ये एक सिल्वर लाइनिंग है, ये नेट पॉजिटिव है। और अगर ये नेट पॉजिटिव कल भी हुआ, परसों भी पॉजिटिव हो गया नेट,
तो फिर एफआईज को मजबूरी में अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके सेल करने के बाद भी सेलिंग नहीं आ रही है। तो इस तरीके से डेटा को आप रीड कर सकते हैं और इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग आएगा या क्या होगा। तो ये तो हमने डेटा समझा इस तरीके से, और आगे हमें फ्यूचर स्टॉक लॉन्ग का डेटा है, ये सब हम स्टॉक सेक्शन में समझेंगे, बट अभी हम इंडेक्स सेक्शन में इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम इसे लास्ट 15-20 दिन का डेटा कैसे हम बैक टेस्ट करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी हमने करंट डेटा देखा, अब एक बार हम पीछे चलते हैं और बैक टेस्ट कैसे करना है वो हम डेटा को देखते हैं। अभी मैंने आपके सामने दूसरी एक्सेल खोली है। अनुज जी, ये दूसरी एक्सेल दिख रही है मेरी, प्लीज? हाँ जी, दिख रही है सर। थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं सर? जी। अब ये डेटा देखिए, मैंने आपके सामने ये डेटा हिस्टोरिकली 27 सितंबर से ये डेटा मैंने निकाला है। और अ, ये हर दिन का डेटा एक्सेल में मैंने डेट वाइज इसे सेव किया है, सो दैट कि मैं आपको प्रेजेंटेशन में दिखा सकूं कि कैसे आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये बेसिकली किस तरीके से लॉन्ग शॉर्ट मूव किया, क्या डेटा था, ये हम सारा डेटा को अभी देखते हैं। तो ये डेट वाइज आप देख रहे हैं, ये 27 है, 30th है, और इसी तरीके से नीचे और भी जो डेटाज हैं वो 1 अक्टूबर है, 3 अक्टूबर है। ये इस तरीके से ये सारा डेटा मैंने यहाँ सेव कर लिया। अब मैं फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब देखिए ये डेटा, सबसे पहले डेट थी हमारी, ये कौन सी डेट थी? हाँ, ये 11 अक्टूबर है। ठीक है, और ऊपर आते हैं। अब देखिए ये शुरू से डेटा एक बार देखते हैं। शुरू में देखिए ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो क्या था? 4 का था, यानी एफआईस की तरफ से जो रोल ओवर्स हुए थे उस समय 4,46,67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग थे, ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो था। ठीक है, उसके बाद डेटा कब चेंज हुआ ये हमारे लिए रिलेवेंट है, बट इसका ट्रेंड देखिए, ये 4 से था, फिर 4.22, 3.85, फिर भी पॉजिटिव मानेंगे क्योंकि ये ट्रेंड पॉजिटिव है। अब डेटा जो चेंज हुआ ये डेट रिलेवेंट हमारे लिए है। ये डेटा कब का डेट है? ये देखिए डेटा 7 अक्टूबर को, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफएनओ मार्केट में डेटा सडन चेंज हुआ 7 अक्टूबर को। बट कैश मार्केट का जो डेटा है, क्योंकि देखिए पहले डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैश मार्केट में, फिर जाके एफएनओ मार्केट में सेलिंग आती है। तो कैश मार्केट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने अभी आपको डेटा दिखाया था कि 30 सितंबर ऑनवर्ड, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर से कैश मार्केट में काफी हद तक सेलिंग आने लगी। 14,000 करोड़ की सेलिंग 3 अक्टूबर को आई थी। और जो एफआईस का जो डेटा है यहाँ पे कंप्लीट चेंज हो गया 9 अक्टूबर को। और 9 अक्टूबर को मार्केट थी करीब करीब 24,900, 25,000 की रेंज में। और अभी वहां से आप देख सकते हैं कि ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो किस तरीके से हर दिन नीचे की तरफ जा रहा है। तो आप चाहें तो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो का एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से लॉन्ग शॉर्ट रेशियो बिहेव कर रहा है। तो ये जो डेटा है, इसे आप हिस्टोरिकल डेटा एनएससी से निकाल करके आप इस डेटा को स्टडी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट। अब हम समझते हैं पार्टिसिपेंट्स वाइज वॉल्यूम का डेटा, पार्टिसिपेंट वाइज वॉल्यूम का डेटा जो हमें एक्सचेंज से मिलता है। ये जो पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा है, वॉल्यूम डेटा अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम डेटा की। मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, पहले हम ये समझ लें। ये डेटा अगर आप देखें तो ये डेटा कब का है? ये देखिए वॉल्यूम का डेटा है, आज का डेटा है 23 अक्टूबर का। ये हमारे 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, इंडेक्स लॉन्ग और इंडेक्स शॉर्ट। ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। किसने क्या काम किया ये हम समझते हैं आज का डेटा में।
अगेन लॉन्ग माइनस शॉर्ट। तो बेसिकली आप देखेंगे तो यहाँ पे एफ आईज की तरफ से वॉल्यूम्स जो हैं वो लॉन्ग वॉल्यूम्स ज़्यादा हैं। और इसमें समझने की चीज़ कैसे है, ये जो डेटा है इसमें आपको वॉल्यूम्स तो दिख रहे हैं, बट ये आपको समझना क्या है, प्रीवियस डेज के कंपैरिजन में आज का दिन में लॉन्ग वॉल्यूम ज़्यादा है कि शॉर्ट वॉल्यूम ज़्यादा है, इसे कैसे समझेंगे, इसका मैं इंटरप्रिटेशन आपको मैं देता हूँ कि किस तरीके से इसे हमें समझना है। अब हम एक बार पीपीटी में चलते हैं सो दैट हम इसका इंटरप्रिटेशन के बारे में समझ सकें कि ये इंटरप्रिटेशन कैसे यूज करनी है। अब जैसे देखिए अभी हम लोगों ने बात करी पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट की, पार्टिसिपेंट्स वाइज हिस्टोरिकल ओपन इंटरेस्ट डेटा। अब हम पार्टिसिपेंट वाइज वॉल्यूम डेटा के और हिस्टोरिकल वॉल्यूम डेटा के बारे में बात करते हैं। अब देखिए इसको हमें समझना कैसे है और इसका इंटरप्रिटेशन कैसे लेना है, क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है उसका इंटरप्रिटेशन तो यह है कि आप प्रीवियस डे से कंपेयर करेंगे, बट जो वॉल्यूम का डेटा है उसका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट सिनेरियो से बनेगा। उसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से बनेगा कि अगर प्रीवियस डे के कंपैरिजन में वॉल्यूम राइजिंग है, इफ द वॉल्यूम इंक्रीजेस विथ प्राइस वॉल्यूम, प्राइस मूव अप और डाउन, इट जनरली कंफर्म्स द ट्रेंड स्ट्रेंथ। यानी कि मार्केट गिर रही है और एफआईएस का जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस डे के कंपैरिजन में आज का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि एफआई जो मार्केट में सेल फिगर आई है या सॉर्टिंग हो रही है वो चलेगी अभी और। यानी कि trend if the volume increases with the price move, it confirms the trend strength. It suggests that more participants are agreeing with the price direction. अब सपोज कीजिए डिक्लाइनिंग वॉल्यूम है, यानी इफ द प्राइस आर मूविंग हायर बट द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, यानी कि प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है एफ का, तो इसका मतलब है कि वो ऊपर जाने में स्ट्रेंथ नहीं है। और सपोज कीजिए प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब नीचे की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो जैसे अभी हम लोगों ने ओपन इंटरेस्ट का कंपेरेटिव एनालिसिस 30 तारीख से 18 अक्टूबर या 20 अक्टूबर तक किया, उसी तरीके से आपको कंपेरेटिव एनालिसिस वॉल्यूम का करना है और वॉल्यूम का डेटा लेके आप उसे ग्राफिकल फॉर्मेट में प्लॉट कर सकते हैं कि उसका ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, और उसको आप प्राइस के साथ कॉरिलेट कर सकते हैं। इफ द प्राइस इज गोइंग डाउन एंड द वॉल्यूम इज एवरी डे द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो दैट इंडिकेट्स कि डाउन ट्रेंड में स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इसे हम इस तरीके से इसका हम इंटरप्रिटेशन करते हैं वॉल्यूम का। कंपेयर बेसिकली क्या है, एक मैं अनुज जी, हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ओके सर। उसके बाद हम वॉल्यूम पे डिस्कस करेंगे। कैमरे की बैटरी भी डाउन हो रही है ओके। और वॉइस तो बस 2-3 मिनट का हम ब्रेक लेकर के फिर से आते हैं और फिर से हम वॉल्यूम पे डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर लेंगे जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। 8:14 हो रहा है, हम 8:17-18 से दोबारा रिज्यूम करेंगे, दोबारा स्टार्ट करेंगे। ओके सर, थैंक यू। अनुज जी मेरी वीडियो अभी तक आ रही थी ना? हाँ, आ रही है, वीडियो आ रही है सर। ठीक है, मैं फिर से बैटरी चेंज करके फिर से स्टार्ट करता हाँ, हूँ, गिव मी जस्ट 2-3 मिनट्स। ओके। मीनवाइल अनुज जी आप इंगेज कर हाँ सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अ, तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज हैं कि रिकॉर्डिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिकॉर्डिंग तो नहीं, बट हम लोग यूट्यूब पर इसको अपलोड कर देंगे और उसका लिंक वेरियस टेलीग्राम चैनल्स पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो यू कैन चेक आउट ऑन यूट्यूब। पहली चीज। और दूसरा ये है कि अगर आपको कोई भी फ्रॉड कॉल्स आते हैं हमारे नाम से कि टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो प्लीज एक बारी ड्यू डिलिजेंस आप अपने एंड पर भी करिए। और हम लोग कोई भी पर्सनल बैंक अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, ना डायरेक्टर्स के नाम पर कोई अगर आपको इंड्यूस करने की कोशिश करे तो उसमें ट्रैप में नहीं आएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के थ्रू ही हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन की चाह रहे हैं या कोई और रिसर्च प्रोडक्ट का सब्सक्रिप्शन आप चाह रहे हैं,
तो आपको वो लेना है। अ, और इस इस सेशन के एंड होने से पहले मैं आपको यूट्यूब का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो आपको थोड़ा इजी रहेगा। और अगर कोई भी आपकी स्पेसिफिक क्वेरी है हमारे रिसर्च प्रोडक्ट रिलेटेड, तो आप हमारे कस्टमर केयर को कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे सेल्स टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट उस तरीके की बनती है तो। अनुज जी, हाँ जी सर। आ रही है वीडियो? सर वीडियो नहीं आ रही है अभी। 1 सेकेंड। अभी आ रही है? नहीं, अभी भी। हाँ, ये यस सर, परफेक्ट। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे थे एफ आई पार्टिसिपेंट्स वाइज वॉल्यूम के बारे में। और वॉल्यूम एनालिसिस में हमें बेसिकली देखना है कि प्रीवियस डे के कंपैरिजन में किस तरीके से वॉल्यूम पैन आउट किए हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक्सेल दिखाई कि ओपन इंटरेस्ट की एक्सेल पे वर्किंग करके मैं लेकर के आया था। वॉल्यूम्स का एक्सेल मैं अभी लेकर के नहीं आया हूँ, नहीं तो मैं आपको दिखाता वो कैसे वर्कआउट होती है। बट आप एज अ वर्किंग आप क्या कर सकते हैं कि हर दिन का वॉल्यूम हिस्टोरिकल डेटा आपको अवेलेबल है एनईसी की वेबसाइट पे। अब वो डेटा को निकाल करके और वॉल्यूम कंपेरेटिव आप उसको देखिए कि किस तरीके से वो वॉल्यूम पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम बिहेव कर रहे हैं। और आपको ये आइडिया लगेगा कि इसे बेसिकली इंटरप्रिटेशन इसका ये है कि अगर वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं और प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब सेलिंग और आएगी। और करंट डेटा में हमें ऐसा ही दिख रहा है कि प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि सारे के सारे सिनेरियो करंट सिचुएशन में नेगेटिव सिनेरियो बन रहे हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि कंपेयरिंग वॉल्यूम अमॉन्ग डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स कैन रिवेल द मार्केट डायनेमिक्स। यानी कि जो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स हैं और मेनली रिटेल का वॉल्यूम कितना हो रहा है, बट रिटेल को हम इसमें वीकर हैंड्स मान करके चलते हैं, और एफआईज का वॉल्यूम्स किस तरीके से बिहेव कर रहा है, और खास तौर से लॉन्ग वॉल्यूम और शॉर्ट वॉल्यूम इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, ये देख करके आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से। बट अगर आप दोनों डेटा में देखें कि वॉल्यूम का डेटा और ओपन इंटरेस्ट का डेटा, तो दोनों में ज्यादा रेलेवेंट ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का डेटा इज अ कैरी फॉरवर्ड डेटा। और जैसे आज हम लोगों ने 3 डेटा की बात करी, सबसे फर्स्ट बात किया कैश मार्केट का डेटा, दूसरा हम लोगों ने बात किया फ्यूचर मार्केट का डेटा, और तीसरा हमने बात किया वॉल्यूम का डेटा। तो प्रायोरिटी वाइज सबसे इंपॉर्टेंट है कैश मार्केट का डेटा, क्योंकि वो मार्केट के लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। और कभी भी एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सबसे पहले कैश मार्केट का डेटा में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट डेटा आता है ओपन इंटरेस्ट का डेटा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का डेटा से आपको कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस का आइडिया लगेगा। वॉल्यूम का डेटा जो है वो बस एक सेंटिमेंट को समझने के लिए है। वॉल्यूम का डेटा जनरली इंट्राडे डेटा होता है, तो उससे आप एक सेंटिमेंटल आइडिया लगा सकते हैं कि क्या मार्केट में किसका सेंटिमेंट कैसा चल रहा है। मगर आपको अगर ट्रेंड फाइंड करना है तो ट्रेंड के लिए आपको कैश मार्केट का डेटा और पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा ये ज्यादा रेलेवेंट है, और सेंटिमेंट्स को समझने के लिए वॉल्यूम का डेटा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ एफआईज आर बाइंग हेविली वाइल रिटेल्स इन्वेस्टर्स आर सेलिंग, इट में इंडिकेट अ डाइवर्जेंस इन सेंटिमेंट एंड सजेस्ट दैट प्राइस रिवर्सल। अगर एफआईज का बाइंग का डेटा ज्यादा आ रहा है और रिटेल का सेलिंग का डेटा है, तो इसका मतलब है कि डाइवर्जेंस इन सेंटिमेंट, यानी कि एफआईज का सेंटिमेंट स्ट्रॉन्गर है और रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अ, हमें क्या करना चाहिए। अब ये जो डेटा जो भी हमने सीखा इसको हमें हर दिन ऑब्जर्व करना चाहिए और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट फाइंड करना चाहिए कि इफ द बाय पोजीशन इंक्रीज हो रही है या सेल पोजीशन इंक्रीज हो रही है। ये आपको हर दिन देखना पड़ेगा, क्योंकि डेटा एवरीडे डेटा चेंजेस, एवरी सेकेंड मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है, तो जो क्लोजिंग पोजीशंस है वो आपको हर दिन ऑब्जर्व करना पड़ेगा। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा भी रेलेवेंट है, बट इसके ऊपर आज हम लोग बात नहीं कर रहे हैं।
स्टॉक ऑप्शंस का डेटा रेलेवेंट नहीं है, और स्टॉक ऑप्शंस का डेटा रेलेवेंट नहीं है क्योंकि जब आप एफआईस का डेटा में जाएंगे तो स्टॉक ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा पोजीशंस एफआईस की तरफ से नहीं देखने को मिलती है, और स्टॉक ऑप्शंस में ज़्यादा पोजीशन आपको देखने को मिलेगी रिटेल ट्रेडर्स की तरफ से और प्रोप्राइटरी अकाउंट्स की तरफ से। एफआईस की तरफ से बहुत ज़्यादा वहाँ पे पोजीशन इसलिए भी नहीं होती क्योंकि लिक्विडिटी वहाँ पे कई स्टॉक्स में कम है, और जो भी पोजीशंस देखी जाती है वो म्यूचुअल फंड्स की पोजीशंस ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे कवर्ड कॉल राइटिंग की पोजीशंस बनती है। तो स्टॉक ऑप्शंस का डेटा समझने के ख्याल से अगर आप देखेंगे तो एफआईज उसमें कम एक्टिव हैं कंपेयर टू प्रोप्राइटरी फंड्स और म्यूचुअल फंड्स और रिटेल ये ज़्यादा एक्टिव हैं, यानी डोमेस्टिक प्लेयर ज़्यादा एक्टिव हैं कंपेयर टू एफआईज। तो अभी हमने ये समझ लिया कि हमें ये डेटा देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ये बड़े बड़े फंड्स हैं जो इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी बड़े फंड्स के साथ अगर आप देखेंगे तो ये कुछ हेज फंड्स हैं जिनके फंड्स बिलियंस में हैं, जैसे क्वांटम फंड्स हैं जो 1973 से ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनके पास कई सारे मॉडल्स हैं। 28 बिलियंस का इनका साइज है, जिससे ये अलग अलग मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, जिसे जॉर्ज सोरस का नाम आपने सुना होगा। उसी तरीके से कई ऐसे फंड्स हैं जो जिनका बेसिकली एब्सोलूट रिटर्न जिनका ऑब्जेक्टिव है कि जिनको हर हालत में प्रॉफिट बनाना ही बनाना है, और जिनका फंड साइज बिलियंस में है, बिलियंस में। कई ऐसे फंड्स हैं जो अलग अलग मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हैं और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि इन एनी सिचुएशन दे हैव टू मेक प्रॉफिट, आइदर लॉन्ग शॉर्ट और मल्टीपल स्ट्रेटजीज इनके पास, मल्टीपल टैलेंटेड लोग हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं। तो हमें कम से कम ट्रेडिंग करने के पहले इनका डेटा देखना जरूरी है कि ये किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। इनके डेटा के साथ हम थोड़ा अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि दे आर कैपिटलिस्ट, दे आर ड्राइवर्स ऑफ द मार्केट। इनके कारण ही मार्केट में एक मूवमेंट देखी जाती है क्योंकि पावर ऑफ मनी, मार्केट इज अ पावर ऑफ मनी। तो ये बेसिकली इनका डेटा हमें देखना काफी जरूरी है। अब मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग भी आप देखते हैं, तो अगर आप डेटा के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस हंटिंग आपने कई बार देखी होगी। जब बुलिश डेटा होता है मार्केट में, बुलिश डेटा है तो मार्केट नीचे आके इस तरीके से मूव करती है, तो उसका हमें फायदा उठाना है। अब कई बार स्टॉप लॉस हंटिंग में हम कैसे बचेंगे, ये डेटा अगर आप देख रहे हैं और डेटा पॉजिटिव है और कभी भी मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग हुई नीचे की तरफ, तो उसे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी समझेंगे। जैसे कि ये इस सिचुएशन में यहाँ पे आप देखिए, जब बुलिश डेटा था और मार्केट में ये स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, और ऐसा कई बार हमें सितंबर महीने में देखने को मिला है। सितंबर में, अगस्त सीरीज में इस तरीके का कैंडल फॉर्मेशन हमें कई बार देखने को मिला, जिसे जब डेटा पॉजिटिव था और एसएल हंटिंग में आपको बाय करना है रिवर्सल कैंडल पे। अभी करंट सिचुएशन में अभी आप देखेंगे तो डेटा नेगेटिव है, तो डेटा नेगेटिव है तो हमें कैसी सिचुएशन में ट्रेड करना है। अब देखिए ये सिचुएशन आपको आजकल रोज देखने को मिल रही होगी। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का मूवमेंट आज सुबह क्या हुआ, मार्केट ऐसे खुली, ऊपर गई, फिर ऐसे खुली, फिर ये हंटिंग हुई है, देखिए दिस इज कॉल्ड अ स्टॉप लॉस हंटिंग। और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ क्लोजिंग में बंद हो गई। तो जब मार्केट का डेटा नेगेटिव चल रहा है, एफआईस का डेटा कैश मार्केट में नेगेटिव, एफएनओ मार्केट में नेगेटिव, तो स्टॉप लॉस हंटिंग किधर होती है, ऊपर के साइड, यानी फॉल्स ब्रेकआउट लेकर के मार्केट गिरेगी और इसका फायदा उठा सकते हैं। और जब मार्केट का डेटा पॉजिटिव है, यानी कैश मार्केट में डेटा पॉजिटिव, एफएनओ मार्केट में डेटा पॉजिटिव और हिस्टोरिकल डेटा पॉजिटिव है, तो नीचे जब स्टॉप लॉस हंटिंग होकर के अगर रिवर्सल हैमर बनता है और वहां पे रिवर्सल कैंडल बने, तो उस केस में आप एज अ बायर बन के वहां पे स्टॉप लॉस हंटिंग का फायदा उठा सकते हैं। तो और जब आप स्टॉप लॉस हंटिंग का फायदा उठाएंगे तो उसमें आपको बहुत बढ़िया बड़े बड़े ट्रेंड मिलेंगे। तो बट उसमें बेसिकली आपको एक ओवरऑल ट्रेंड का आइडिया रखना है, डेटा को समझ करके ट्रेड करना है। तो इस तरीके से हम स्टॉप लॉस हंटिंग से भी बच सकते हैं और हम डेटा का फायदा भी उठा सकते हैं। तो और इसके साथ और अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो और बेसिकली इसी इन्हीं पॉइंट्स को मैं कवर करना चाह रहा था। और ख़ास तौर से जो आज हम लोगों ने बात करी, हम लोगों ने मेनली बात करी कि हमें डेटा कैसे लेना है, सोर्स के बारे में हमने बात कर लिया, हमने ट्रेंड के बारे में बात कर लिया, कैसे कॉरलेट करना है मार्केट को, सेंटिमेंट एनालिसिस, वॉल्यूम के बारे में हमने बात किया,
रेगुलर मॉनिटरिंग के बारे में बात करी, नेट पोजीशन समझ ली, ट्रैकिंग चेंजेस और कंपैरेटिव एनालिसिस और कॉरलेशन विद डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। ये बेसिकली ये एजेंडा के साथ आज हम चल रहे थे, जो हम कंक्लूड करते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर में सेशन में अनुज जी चलेंगे, और जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत ही इलस्ट्रेटिव एक सेशन रहा है। काफी कुछ नया सीखने को भी मिला है। ना सिर्फ हमारे जितने भी श्रोता हैं उनको, मुझे भी बहुत सारी जानकारियां आपसे नई सीखने को मिली हैं। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही सबके दिमाग में आता है कि ये जितना भी एफआईए और डीआईए का डेटा है, ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हमारे पास आता है, जब हो चुका होता है तब आता है। इसको हम लोग इंट्राडे पर्सपेक्टिव से किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या उसका एडवांटेज ले सकते हैं सर? देखिए, इंट्राडे डेटा ये हमें नहीं मिलता है। जो चीज़ हमें मिलती नहीं है वो हमें नहीं मिल सकती इंट्राडे के लिए। तो फिर हम अदर मेथड से ट्रेड करते हैं, और उसमें हम इंट्राडे का पीसीआर है, इंट्राडे का चार्ट्स है, इंट्राडे का ओपन इंटरेस्ट हर 3 मिनट में जो हमें मिलता है उसके ऊपर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। बट जो हमें डेटा मिल रहा है, इससे हमें एक फेयर, एक ब्रॉडर आइडिया मिल रहा है। और जैसा हम लोग जानते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यानी जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसी हिसाब से मार्केट चलती है। और जैसे मैंने एक बार न्यूटन्स लॉ पे भी बात किया था कि जो मोशन में होती है चीजें वही मोशन चलता है। वैसे ही अगर डेटा नेगेटिव आ रहा है तो वो सेंटिमेंट वैसा ही है, सेलिंग का व्यू बना हुआ है। तो थिंग्स इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, यानी कि अनटिल एंड अनलेस कि उसके ऊपर कोई अपोजिट एंड अपोजिट रिएक्शन नहीं होता है। यानी कि अगर हर दिन डेटा नेगेटिव चल रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि एज पर न्यूटन्स लॉ इट विल रिमेन नेगेटिव। और ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड नेगेटिव है तो वैसे ही ट्रेंड चलती रहेगी जब तक कि काउंटर डेटा हमें नहीं मिलता है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, इंट्राडे का डेटा हमें एक्सचेंज या सेबी अभी प्रोवाइड नहीं करती है, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बट उसके लिए अदर मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। इंट्राडे में हम ओपन इंटरेस्ट जो हर 3 मिनट में हमें मिलता है, पीसीआर का डेटा है, टेक्निकल चार्ट्स है, इंडिकेटर है, उसको हम यूज कर सकते हैं इन कंफर्मेशन विथ ओवरऑल ट्रेंड कि कल एफआईज ने क्या किया है, और उसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। सर, एक क्वेश्चन है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि एफआईज में कैश में सेलिंग हो और फ्यूचर में बाइंग हो या डेरिवेटिव्स इन जनरल बाइंग हो, तो किस तरीके का वेटेज हमको अटैच करना चाहिए कैश में और फ्यूचर में, और किस तरीके का इन्फ्लुएंसेस फिर निकलेंगे? देखिए, कैश मार्केट ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि कैश मार्केट का मतलब हो गया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। और फ्यूचर मार्केट में तो ये हो सकता है कि आपने प्रीवियस लॉन्ग पोजीशन थी उसको अनवाइंड करी होगी, प्रीवियस लॉन्ग पोजीशन काटी होगी या शॉर्ट कवरिंग करी होगी। तो अगर पुरानी आपकी शॉर्ट पोजीशन है आप उसको काटोगे तो आप बाई करेंगे तो आपकी फिगर पॉजिटिव आ जाएगी, तो वो भी एक सिनेरियो हो सकता है। बट एक जो मोर रिलेवेंट डेटा है वो कैश मार्केट का डेटा है, क्योंकि कैश मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, इसका मतलब आप डिलीवरीज उठा रहे हैं स्टॉक की। तो अगर आप डिलीवरीज उठा रहे हैं तो वो पैसा मार्केट में स्टे करने वाला है, इसलिए कैश मार्केट का डेटा प्राइमरी है। अगर वो कंटिन्यूअस नेगेटिव है और एफओ का डेटा कंटिन्यूअस पॉजिटिव है, तो वहां पे हमें कैश मार्केट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और फिर उसकी कंफर्मेशन हमें प्राइस से ढूंढनी चाहिए कि प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है। बट कैश मार्केट का डेटा, और फिर वहां पे आप डीआईस का भी डेटा देखिए कि डीआईस क्या कर रहा है। अगर सपोज कीजिए कैश मार्केट में एफआईज रोज नेगेटिव चल रहा है और डीआईज का डेटा पॉजिटिव चल रहा है, और वो दोनों का कंबाइंड डेटा ज्यादा पॉजिटिव है, तो उस केस में ऐसा भी बन सकता है कि एफआईज शॉर्ट कवरिंग कर रही हो अपनी फ्यूचर की पोजीशन को। तो जैसे ही पॉजिटिव फिगर एफआईज के कैश डेटा में आएगी वहां से रैली बनने लग जाएगी। तो कैश का डेटा इज मोर रेलेवेंट देन द फ्यूचर का डेटा। अच्छा, थैंक यू सर। सर, हमने ये नोटिस किया है कि लास्ट 3 दिन में जो कंबाइंड डेटा है कैश का, वो पॉजिटिव साइड है, यानी कि जितना सेलिंग एफआईएस कर रहे हैं उसको डीआईएस अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से बॉटम आउट सिग्नल रहेगा, या आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, डीआईस का जो पैसा है वो अल्टीमेटली आपका पैसा, मेरा पैसा, रिटेलर्स का ही पैसा है। तो वो हम ये नहीं मानते कि वो बहुत स्ट्रांग सिग्नल है। बट ये है कि वो फ्लो फंड्स है तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी जरा सा मार्केट गिरेगी और अगर म्यूचुअल फंड से विड्रॉवल आ गया, सपोज कीजिए कि मार्केट में सेलिंग आने लग गई, तो क्या होगा? जो रिटेलर्स हैं वो अपना म्यूचुअल फंड्स हो सकता है विड्रॉ कर लेंगे, या प्रॉफिट में होंगे तो लगेगा कि नहीं थोड़ा विड्रॉ कर लेते हैं, तो वहां से उनके पास फ्लो ऑफ फंड्स कम हो जाएगा, तो मार्केट में सेलिंग आ सकती है।
तो जो डीआईस का पैसा है वो ठीक है, टेम्पररी सपोर्ट के ख्याल से आप उसे मानेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो डोमेस्टिक फ्लो ऑफ फंड है, उसमें इंश्योरेंस कंपनीज का पैसा है और म्यूचुअल फंड्स का मेनली पैसा है और पीएमएस का पैसा है। तो मार्केट जब गिरती है तो वहां पे भी बाइंग को वो आगे वो पोस्टपोन कर देते हैं कि हमें थोड़ा रुक के बाइंग करना चाहिए, क्योंकि डीआईएस का पैसा हर तरीके से नहीं आ रहा है। तो डीआईएस का पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें आउटसाइड फ्लो इंपॉर्टेंट है मार्केट के ग्रोथ के लिए। तो मेरे ख्याल से डीआईस का पैसा ठीक है, ये पॉजिटिव आ रहा है, बट एफआईस का फंड्स पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि आज भी जो डीआईस का फ्लो है वो 6 साढ़े 6 हजार करोड़ का पॉजिटिव है, बट एफआईस का 5 हजार करोड़ का नेगेटिव है, वो फिगर ज्यादा है। यहाँ पे अगर ऐसा हो जाए कि एफआईस का जो सेल फिगर है वो घट के 500 करोड़ हो जाए और डीआईस की फिगर 3 4 हजार करोड़ हो जाए, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर एफआईस का फ्लो ऑफ सेलिंग कम होने लग जाए, तो वो सिल्वर लाइनिंग हो सकती है। बट 5 5 हजार करोड़ की सेलिंग फिगर को देख करके नेट आप कंबाइन करके उसे हम सिल्वर लाइनिंग अभी नहीं मानेंगे। अ, तो सर आपके मतलब आपके हिसाब से ये है कि वेट हाँ, करना ही वेट पड़ेगा वेट हमको। करना चाहिए, क्योंकि एफआईस की आज भी 5 हजार करोड़ की कैश में सेल हाँ। फिगर है। तो अब यहाँ पे मैं ये देखूंगा कि सेल फिगर 5 हजार करोड़ की घटनी चाहिए ना, ये 1000 करोड़ की ही सेल फिगर रह जाए या 500 करोड़ की ही सेल फिगर रह जाए, तब लगेगा कि नहीं अब वो सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। बट 5 हजार करोड़ की सेल फिगर तो काफी ज्यादा सेल फिगर है। हाँ ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन है सेक्टोरियल डेटा से रिलेटेड, जो आपने अभी डिस्कस किया। तो सर इसमें लोगों का ये मानना है कि ये हिस्टोरिकल डेटा है जो कि 15 दिन के बाद, जैसे कि आपने बोला, डिस्कस होता है। तो अ, अब इसमें तो जो हो चुका है वो ऑलरेडी हो चुका है, तो अब नेक्स्ट ट्रिगर के लिए हम क्या देख सकते हैं, क्या देखिए, उससे रेफरेंसेस मैं हम। मान रहा हूँ 15 दिन में डेटा आता है, बट कम से कम हमें ये एक रिलेवेंट डेटा मिल रहा है, पॉइंट नंबर वन। और अगर आप देखेंगे तो 15 अक्टूबर को लास्ट डेटा आया था कि फाइनेंशियल सर्विसेज में सेलिंग है, ऑयल एंड गैस में सेलिंग है, बैंकिंग में सेलिंग है, और आज है 23 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती जिससे आपको प्रॉफिट बन सकता था। और अभी ये अगला डेटा आएगा 30 31 अक्टूबर को। तो 15 अक्टूबर से 15 15 कम से कम आप इस डेटा को देख के 15 अक्टूबर से 30 दिन, यानी 30 अक्टूबर, यानी 15 दिन का एक व्यू तो बना पाएंगे ना कि मुझे कौन से सेक्टर में लॉन्ग रहना है, कौन से सेक्टर में शॉर्ट रहना है। अभी इन डेटा को देख के आप फाइनेंशियल सर्विसेज में, बैंकिंग में, जैसे ही आपको सेल सिग्नल मिलेगा आप सेल करेंगे, आपको बाय सिग्नल मिलेगा आप अवॉइड करेंगे, रिलायंस में मौका मिलेगा तो पुट लेंगे। तो बेसिकली एक डेटा कम से कम आपको 15 दिन के गैप में ही मिल रहा है, चलो ठीक है, बट 15 दिन को देख के आप ये एक 15 दिन आगे का व्यू बना रहे हैं, और उसके हिसाब से अगर मार्केट बिहेव कर रही है तो उस बीच में आपको कई सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और आप चार्ट्स वगैरह देख करके उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर लास्ट एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे कि ये जो पैनिक बॉटम रहता है या पैनिक सेलिंग की सिचुएशन को किस तरीके से अपन आइडेंटिफाई कर सकते, मतलब पूरा तो नहीं कर सकते बट कुछ ट्रिगर अपन को मिल सके कि यहाँ पर बन सकता है पार्टिसिपेंट वाइज डेटा देखकर या फिर जनरल इंडिकेशन से। देखिए, बॉटम और टॉप नहीं पकड़ सकते हम किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि क्या है, वो होने के बाद हमें डेटा दिखेगा। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बॉटम लगेगा या टॉप बनने के बाद ही डेटा में हमें आएगा। तो एज अ डेटा एनालिस्ट आप को कम से कम थोड़ा 1 2 दिन का डिले आएगा, आपकी मूव हो सकता है 2 300 पॉइंट की मूव छूट सकती है उसमें। बट उसे देखने का तरीका क्या है कि सपोज किसी दिन मार्केट 3 400 पॉइंट गिरी और आप 1 2 दिन में देखें कि फिगर जो एफआईज या डीआईज की आई उसमें ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिला, तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि जो बॉटम लगा है वो बॉटम लग गया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मार्केट 24,400 चल रही है, फर्ज कीजिए नेक्स्ट 2 3 दिन में मार्केट 24,000 आ जाए और 24,000 के आसपास एक बड़ी बाई फिगर हमें दिख जाए एफआईस की तरफ से 14 15 हजार करोड़ की, जो आपको 3 अक्टूबर को दिखी थी 14,000 करोड़ की सेलिंग की, जहां से मार्केट तो 14,000 करोड़ की जो सेलिंग की फिगर दिखी थी आपको 3 अक्टूबर को, तो 3 अक्टूबर का जो हाई होगा वो एक तरीके का टॉप बन गया मार्केट में, वो टॉप बना हुआ है। और अब आने वाले समय में अगर मार्केट में आपको किसी दिन फिगर दिखती है 14 15 हजार 20,000 करोड़ की एफआईस की तरफ से बाई फिगर की, तो उस दिन का जो लो होगा वो आपका बॉटम की तरह आप उसको ट्रीट करेंगे कि चलो उस दिन इतनी बड़ी फिगर है तो उस दिन का लो नहीं कटना चाहिए। तो इस तरीके से हम इंटरप्रिटेशन इसको करते हैं कि फिगर्स को देख के और उस दिन का हाई लो, अगर सेलिंग फिगर है तो हाई आपका टॉप बन गया और अगर बाइंग फिगर है तो लो आपका बॉटम बन गया, और उसके हिसाब से आप डिसीजन लेते हैं।
सर एक और क्वेश्चन है कि सर जो ओआई डेटा के बारे में आपने बात करी और वॉल्यूम की बात करी, तो उसमें से आप किसको वेटेज ज्यादा देंगे? देखिए, मैं वेटेज सबसे ज्यादा एक तो कैश मार्केट के डेटा को देता हूं, और उसके बाद ओपन इंटरेस्ट डेटा को ज्यादा वेटेज देते हैं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का डेटा कैरी फॉरवर्ड डेटा हो गया। वहां पे आपकी मार्जिन्स इन्वॉल्व है जो कैरी फॉरवर्ड हो रही है। वॉल्यूम में क्या है, वॉल्यूम में तो आप इंट्राडे वॉल्यूम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, उसमें ट्रेडिंग भी आपका मोटो हो सकता है, आपका कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है, आपका आर्बिट्रेज भी हो सकता है, आपका हेजिंग भी हो सकता है। तो डेटा वाइज आप देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा ज्यादा रेलिवेंट है पार्टिसिपेंट वाइज। और जो वॉल्यूम का डेटा है वो एक बार सेंटिमेंटल एनालिसिस के लिए वो है कि मार्केट गिर रहा है तो वॉल्यूम्स कल की कंपैरिजन में अगर एफआईज का वॉल्यूम ज़्यादा आज है, तो उससे हम ये समझेंगे कि एफआईज थोड़ा सा बेचने में आगे है। क्योंकि सपोज कीजिए कल से आज मार्केट 100 पॉइंट गिरी, और हम वॉल्यूम में कल से कंपेयर करेंगे तो एफआईज का वॉल्यूम कल से आज ज़्यादा है, तो उससे ये समझ में आएगा कि एफआईज एग्रेसिव थी आज मार्केट में बेचने में। तो वो एक बेसिकली सेंटिमेंट को पकड़ने के लिए है, बट ट्रेंड को पकड़ने के लिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा ज्यादा रेलेवेंट है। ओके सर। सर बस एक लास्ट क्वेश्चन ये है, शायद वो क्वेश्चन मेरा भी हो सकता है। तो सर जैसे कि हम ट्रेंड देख रहे हैं रोज, पिछले 4-5 दिनों से ट्रेंड देख रहे हैं कि एक जो डायरेक्शन सुबह पकड़ता है वो रिवर्स हो जाता है। तो ये जनरल टेंडेंसी हम बेयर मार्केट की माने, या फिर किस तरीके से इसको अप्रोच हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन यही चीज देखने को हमको मिलती बहुत है। अच्छा क्वेश्चन अनिल जी, अनुज जी। और देखिए, ये क्या है, बुल हो या बियर मार्केट हो, अगर डेटा नेगेटिव चल रहा है एफआईस का, तो बुल मार्केट में क्या होगा, फर्स्ट हाफ बाउंस होगा, सेकंड सॉरी बियर मार्केट में क्या होगा, फर्स्ट हाफ बाउंस सेकंड हाफ सेलिंग, क्योंकि सेल ऑन राइज का मार्केट है। क्योंकि देखिए, एफआईस को भी ऊपर के लेवल पे माल बेचना है ना, वो नीचे के लेवल पे बेचेंगे तो उनको एवरेज नहीं मिलेगी। इसलिए मार्केट ऊपर जाती है और ऊपर से सेलिंग आती है, क्योंकि हमें ऊपर के लेवल पे माल बेचना है। और सुबह ओपनिंग में ऊपर करना आसान होता है, क्योंकि वहां पे आपको एसजीएक्स निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी का सहारा मिल जाता है। तो बियर मार्केट में हमेशा फर्स्ट हाफ क्या होगा, पॉजिटिव, और सेकेंड हाफ नेगेटिव। और बियर मार्केट कैसे पता चलेगा, बियर मार्केट पता चलेगा एफआईस का डेटा से कि वो क्या कर रहे हैं। अब सपोज कीजिए बुल मार्केट है और एफआईस का डेटा पॉजिटिव है, तो बुल मार्केट में क्या होगा, क्या तो मार्केट खुलेगी और खुल के ऊपर चलती चली जाएगी, या मिड सेशन में गिर के बढ़ेगी। तो बियर मार्केट में जनरली क्या होता है कि फर्स्ट हाफ ऊपर खुलेगा और सेकंड हाफ गिर जाएगा। और बुल मार्केट में क्या होगा कि मार्केट हो सकता है नीचे खुले और वापस रिकवर कर जाएगी। तो ये बुल मार्केट है कि बियर मार्केट है, ये आपको पता चलेगा कैश का डेटा और ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख के। और सिनेरियो ऐसे इसलिए ऐसा होता है क्योंकि एफआई इसको भाई बुल मार्केट में नीचे खरीदना है, ऊपर बेचना है, और बियर मार्केट में ऊपर बेचना है, इसलिए मार्केट में बाउंस होता है। तो अभी बियर सिचुएशन चल रही है, इसीलिए ऊपर खुल के मार्केट रोज रोज नीचे आ रही है। तो ऐसा ही सिचुएशन आने वाले समय में अक्टूबर में दिखना चाहिए। जी अनिल। ओके सर, थैंक यू। आपने बहुत टाइम दिया, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया इस सेशन में। जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी जितने भी लोगों ने अटेंड किया है। और जिस तरीके का पार्टिसिपेशन रहा है, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस लेंदी सेशन में कुछ ऐसा लीनियंसी या बोरियत हुई होगी। तो उसी के साथ धन्यवाद आपका कि आपने इतना समय दिया। और जितने भी अब और क्वेश्चंस रह गए हों वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, ईमेल एड्रेस हमारा। तो वो आप उस पर क्वेरी पोस्ट कर अनिल, सकते हैं। साथ हाँ। में यूट्यूब का मैंने, हाँ, हाँ यूट्यूब लिंक बोलिए। डाल दीजिए अनुज जी हाँ, एक बार। यूट्यूब लिंक भी मैंने सर का दे दिया है। तो आप उसमें हाँ, ये जो वीडियो है, रिकॉर्डिंग अपलोड जो हो जाएंगी। रिकॉर्डिंग है, ये एक दो दिन लगेंगे। हाँ, मैं इसको डाउनलोड करके यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, ताकि आप बाद भी इसे रेफर कर सकें, बट एक दो दिन का टाइम लगेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल द थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स। जो भी प्रैक्टिकल हम लोगों ने सीखा है, वो मैंने शेयर करने की कोशिश करी है। जो भी डेटा आपको दिखाया, जो भी चीज़ें हमने दी, वो सब कुछ लर्निंग ही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये काफ़ी यूज़फुल लर्निंग ट्रिक्स हैं जो आप डे टू डे ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, और ये यूजेबल ट्रिक्स हैं। और आज वेबिनार में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
और इन डेटा को देख करके आप बिल्कुल अपने लॉसेस को बचा भी सकते हैं और अच्छी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनुज।